कि इसके मंदिर जब बनाए जाते हैं पीर लगाता है तो उनके ऊपर हरा रंग लगाया जाता है। मंदिर बनते हैं हाँ। कि मस्जिद है? बेसिकली वो बोलते हैं कि पीर लगाता था मंदिर, लेकिन मैं उसको मजार मानता हूँ क्योंकि जब आप जाएंगे उसके अंदर देखेंगे तो एक मजार बनाई होती है और सेम वही प्रोसेस उसमें फॉलो होता है जो कि मस्जिदों में होता है, जो कि मजारों के सामने होता है। कपड़ा डाला जाता है उसके ऊपर, फूल चढ़ाए जाते हैं सेम, और आपको नहीं पता कि आप जो है किसी मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। खदाता इज नॉट काला खदाता, इसका नाम है लक्ष्मी नारायण बादल, जिसका तोड़ मरोड़ के बाद में बना दिया गया लखदाता। बेसिकली उसका असली नाम है पीर सैयद अहमद सुल्तान, और सैयद की उपाधि उसको दी जाती है जो हिंदुओं की बहू बेटियों को सुल्तानों के आगे बेचता है। मैं ये मान सकता हूँ कि एसटीएम्स को नॉलेज नहीं है, लेकिन वो नॉलेज कई बार गेन भी नहीं करना चाहते, बात ही नहीं सुनना चाहते। बच्चे बहुत सारे हिंदू जो नाम के सिर्फ हिंदू है, सनातनी नहीं है, सनातनी बंद भी नहीं करते। पंच ने खूनी हाथी भेजा था मारने के लिए और एक खूनी बहन, तो भगवान श्री कृष्ण ने उस खूनी हाथी के दांत उखाड़ दिए थे, युद्ध करते हुए उसको मार दिया था, और उसके दांत उखाड़ कर उस खूनी बहन को फाड़ कर उसका एक टमक एक वाद्यंत्र बनाया, उसको बजाया और तीनों लोग हिल गए थे। बस यूं ही हमारे इस विशेष पॉडकास्ट में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसा आप जानते हैं कि मंडी पिछले कुछ दिन पहले काफ़ी चर्चा में रहा। एक प्रशासनिक अधिकारी को किसी व्यक्ति ने, जिसका नाम अजय बताया गया, उन्होंने एक प्रशासनिक अधिकारी को धमकी दे दी फ़ोन करके और कहा कि मैं तुझे तेरे दफ्तर में आके ठोक दूँगा। शब्द ऐसे थे कि उससे प्रशासनिक अधिकारी खफा हो गए और उन्होंने कंप्लेंट लिखा दी पुलिस में कि मुझे मारने की धमकी दी जा रही है एक शख्स द्वारा, जिसने फ़ोन करके मुझे ये कहा। और उनका नाम जो कंप्लेंट में लिखा गया वो अजय राणा लिखा गया, लेकिन बाद में पता चला कि वो व्यक्ति अजय राणा तो नहीं है, अजय ठाकुर है, कोटली से संबंध रखता है और वो कोई किसी प्रोग्राम में भाग लेना चाहता था और उसके चलते ही उन्होंने एसडीएम के साथ उनकी कोई कहासुनी होगी, जो बात थोड़ी बढ़ गई और उन्हें उनकी कंप्लेंट लिखवानी पड़ी। जब ये सारी बातें सुर्खियों में आई, अखबारों में आई, चैनल्स में आई, तो अजय भी थोड़े से गुस्से हो गए। उन्होंने कहा कि नहीं, ये बात गलत है, मैं भी अपनी बात मीडिया के समक्ष रखना चाहता हूँ, मैंने ऐसा नहीं कहा है, मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ की बात की जा रही है। उन्होंने 2 दिन बाद मीडिया से बातचीत की। मीडिया में उन्होंने ऐसे ऐसे खुलासे कर दिए जिसकी शायद किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है। उन्होंने कहा मैंने ये नहीं कहा है, ये मेरे शब्दों को तोड़ा गया है, मरोड़ा गया है। मैंने कहा था कि एसडीएम अभी मैं प्रेस वार्ता करूंगा, फिर वहाँ प्रेस वार्ता में आपको ठोकूंगा, ठुकाई आपकी वो होगी। कुछ इस तरह के शब्द थे। जब अजय को सारे सोशल मीडिया पे देखा गया तो लोगों की फिर जिज्ञासा ये हुई कि यार ये अजय ठाकुर है कौन, जो एक प्रशासनिक अधिकारी के साथ इस तरीके की बात कर सकता है या अपनी बात को भी कोई गंभीरता से रख सकता है, तो ये व्यक्ति है कौन। इसी सिलसिले में हमने ये जांच शुरू की। हालांकि उस दिन प्रेस वार्ता के दौरान हमें भी उससे मिलने का मौका मिला था अजय से, लेकिन उस दिन इतनी ज़्यादा बातचीत नहीं हुई थी। हमने फिर कुछ जानने की कोशिश की कि अजय ठाकुर कौन। जब उनके वीडियो वायरल हुए तो बड़ी एक रोचक बातें हमें सुनने को मिली। कुछ लोगों के कमेंट्स आए कि ये व्यक्ति है ही ऐसा, ये तो व्यक्ति बहुत गलत है, ये गलत बातें करता है, ऐसा करता है, वैसा करता है। कुछ लोगों ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, वो एक बड़ा जुझारू व्यक्ति है, आत्म सम्मान के प्रति वो बड़ा गंभीर रहता है, तो हो सकता है कि कुछ इस तरह की बातचीत हुई हो। फिर हमने कोशिश की भी चलिए हम ढूंढते हैं अजय ठाकुर कौन है। और अब हम जब उनके गांव पहुंचे, हमने अजय ठाकुर को आज अपने पॉडकास्ट के लिए ढूंढा है और ये जानने की कोशिश की है अजय ठाकुर कौन। क्या वो इतना बड़ा आदमी है कि एक प्रशासनिक अधिकारी को इस तरह की धमकी दे सकता है, और अगर दे सकता है तो वाकई में ही क्या अजय ठाकुर में इतना दम है कि प्रशासनिक अधिकारी आगे से उससे डर जाएं। चलिए, तो मैं आपके इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म करवाता हूं। मेरे सामने बैठे हैं अजय। अजय जी, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि मुनीस सर, आप एक बहुत ही ईमानदार तरीके से आपने मुझे ये रिक्वेस्ट किया कि मैं आपके सामने आऊं, और मैंने जब अपना पक्ष रखा तब भी मैंने आपके हर सवाल का जवाब देने की उचित कोशिश की।
तो मैं इस मुद्दे पे तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख ही लिया है। नहीं, हम इस मुद्दे पे हम ज़्यादा बात करेंगे भी नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि देखिए, वो माध्यम नहीं था आपको इतना ज़्यादा जानने का, लेकिन ये आज हमारे पास ये माध्यम है। हम इस पॉडकास्ट के ज़रिए हम जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार अजय ठाकुर है कौन? मैं चाहता हूँ कि थोड़ी-सी इंट्रोडक्शन आप दें, फिर कुछ बातें हमें भी मालूम है, उन्हें भी हम आपके मुँह से सुनना चाहेंगे, वो कितनी उन बातों में कितनी सत्यता है। बिल्कुल। सबसे पहले मैं आप सबको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम अजय ठाकुर है और मैं कैप्टन हूँ टीम इंडिया का इन द फील्ड ऑफ मार्शल आर्ट निंजा स्पोर्ट्स फेडरेशन में। मैं बेस्ट वेपन स्पेशलिस्ट हूँ निंजा स्पोर्ट्स फेडरेशन का, और मैं ब्लाइंड फोल्ड वेपन स्पेशलिस्ट भी हूँ। आंखों पट्टी बांध के कुछ एक वेपन्स में ऑपरेट करता हूँ, चलाता हूँ। और अब तक मैंने 70,000 से ज़्यादा बच्चियों को निःशुल्क सनातन शस्त्र विद्या का अध्ययन करवाया है। और एंटी रेप सेल्फ डिफेंस सिस्टम, जो अभी हालांकि हिमाचल में लॉन्च नहीं हुआ है, और कुछ जगह पे मैं बच्चियों को सिखा चुका हूँ। क्योंकि मैं सिखाता हूँ बच्चियों को कि चीखना नहीं है, चिल्लाना नहीं है। मैं सिखाता हूँ कि अगर तुम पर कोई आँच आती है, तुम्हें कोई छेड़ता है, तो तुम्हें नहीं चीखना है। चीखना उसका काम है जो तुम्हें छेड़े। वो चिल्लाए कि मुझे इस बच्ची से बचाओ। ये मेरा उद्देश्य है। और साथ में मैं अपने प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ कि मेरा जो प्रोजेक्ट है, मेरा जो उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स जो है मेरे, वो ये हैं कि नशा मुक्त हिमाचल, नशा मुक्त मांडव नगरी और नशा मुक्त मेरा गांव। उसके अलावा मैं नारी सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रहा हूँ। उसके अलावा मैं देशभक्ति के लिए कार्य कर रहा हूँ। क्योंकि जब मेरा मंच पे मेरा प्रदर्शन होता है, मेरी प्रस्तुति होती है टीम ब्लैक पैंथर की, तो हम 4 अलग अलग संदेश देते हैं अपने मंच के माध्यम से। तो ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। और साथ में मैं अपना मेरा स्पोर्ट्स कोटा है, और मच मोर टाइम मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ इन नेशनल लेवल इन किक बॉक्सिंग एंड इन निंजा स्पोर्ट्स फेडरेशन। बहुत सारी अलग अलग फेडरेशन में मैं 12 अलग अलग मार्शल आर्ट्स खेलता हूँ। और योगा में बहुत अच्छी स्पेशलाइजेशन है मेरी, कि जल्द ही मतलब धीरे धीरे अब आपको बताएंगे कि क्या क्या आता है और क्या क्या होना चाहिए, क्यों मैं इन चीज़ों के पीछे पड़ा हूँ। तो ये एक छोटी सी शॉर्ट एक इंट्रो है मेरी। नहीं, शॉर्ट तो नहीं लगी मुझे ये काफ़ी, आप इतने मल्टीफेरियस इंसान हैं अजय जी। तो ये इतना बड़ा हीरा अभी तक मंडी के लोगों से और हिमाचल के लोगों से छिपा क्यों है? आपने इतना कुछ बता दिया अपने बारे में। मुझे नहीं लगता कि हम इस पॉडकास्ट के जरिए भी आपकी जो प्रतिभाएं हैं उनको दर्शकों तक बता दें, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। थोड़ा पीछे चलते हैं। आपकी बैकग्राउंड कहाँ है? आप पढ़ते, आप किस परिवार से हैं? आपकी पढ़ाई शिक्षा कहाँ हुई है? और आगे आइए मार्शल आर्ट्स तक, ये जो जर्नी आपने बताई, आपने नेशनल यही बता रहे थे आप? कैप्टन हो? या मैं अपने भारतीय टीम का कप्तान हूँ। कौन सी भारतीय टीम? निंजा स्पोर्ट्स फेडरेशन। अच्छा, निंजा जी। स्पोर्ट्स। और उसमें आप आजकल भी कैप्टन हैं? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, स्कूली, चलिए वापस चलते हैं। जी। स्कूली शिक्षा कहाँ हुई है आपकी? मैं अपने गांव में ही पढ़ा, ढंडाल मेरा गांव है, और जहाँ पर मैंने अपनी 5वीं की कक्षा कोटली से आगे? नहीं, कोटली से बिल्कुल बिल्कुल, कोटली से काफ़ी आगे है। अप्रॉक्स 5 to 6 किलोमीटर है। ठीक है। और उसके बाद मेरी स्कूली शिक्षा 6वीं से लेकर 8वीं तक की जो शिक्षा हुई वो सलेतर स्कूल में हुई, जो सरकारी स्कूल है। और मैं सरकारी स्कूल में ही पढ़ा हूँ, मैंने कोई प्राइवेट स्कूल में कभी दाखिला नहीं लिया। अच्छा। और उसके बाद मैंने अपना +2 जो है वो गवर्नमेंट स्कूल कोटली से किया। उसके बाद मेरा कॉलेज जो BCA है मेरा, वो मंडी से हुआ, और टेक्नो ग्लोबल से मेरा MCA हुआ। तो मैं मास्टर हूँ इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। उसके बाद मैंने लॉजिक में कुछ जॉब्स की, फिर मैंने छोड़ दी, क्योंकि मैं 10th से अपना मार्शल आर्ट का करियर शुरू कर चुका था। मुझे कीड़ा था, मैं ब्रूस ली के बारे में पढ़ता था और उनके बारे में सर्च करता था, और उसी की बदौलत आज मैं जो ननचक बेसिकली म्यूज़िकल फॉर्म है, उसमें मैं 3 टाइम कॉन्टीन्यूसली गोल्ड मेडल हिमाचल के लिए ला चुका हूँ राष्ट्रीय स्तर पर। और उसके अलावा मैंने अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ी स्पोर्ट्स कोटा होने के बावजूद भी। कभी बच्चों को अडॉप्ट किया मैंने बेसिकली आफ्टर माय जो एजुकेशन है। उसके बाद 10 साल तक तो मैं कॉन्टीन्यूसली जूझता रहा। फिर मुझे अकल आई, क्योंकि हर आदमी ना लालची होता है, मैं भी था। मैं सोचता था कि बहुत सारे पैसे कमाने हैं, और डबल आर का सपना हर आदमी देखता है। आई थिंक हर आदमी चाहता है कि मेरे पास रोल्स रॉयस हो, मेरे पास फॉर्चूनर हो, मेरे पास ये गाड़ी वो गाड़ी, बड़ा घर हो। तो 6-7 साल पहले मैंने ये प्रण ले लिया था कि मैं बच्चों को निःशुल्क सनातन शस्त्र विद्या का अध्ययन करवाऊँगा। तो और मैं इसके लिए बताता हूँ आपको क्यों। क्योंकि मैं भारत के अलग अलग हिस्सों में इसका अध्ययन करवा चुका हूँ, सनातन शस्त्र विद्या का और वेपन्स का।
तो उस अध्ययन में मैंने पाया कि जिन बच्चों के पास पैसा है वो नहीं सीखना चाहते। उनके माता पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चों को सिखाओ, ये अनफिट हैं, ये बिगड़ चुके हैं, इनको सिखाइए। और जो बच्चे गरीब हैं, जो सीखना चाहते हैं, उनके पास पैसा नहीं है। तो फिर मैंने अपना प्रोजेक्ट शुरू किया कि चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब हो, मैं उसको निःशुल्क ही सिखाऊंगा। क्योंकि क्या होता है शिक्षा में? इसमें हम योगा से शुरुआत करते हैं। हम्म, हम योग की मुद्राएं सिखाते हैं। मुझे 108 मुद्राएं आती हैं, उनमें से 28 मुद्राएं मुझे कंठस्थ हैं। लाइक मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे हम भगवान के बारे में बात करते हैं कि भगवान कण कण में बसे हैं। तो भगवान कण कण में बसे हैं, लेकिन कहाँ पे? तो भगवान ना हमारे हाथों से रिप्रेजेंट होते हैं। ये हमारा हाथ है और सनातन धर्म में इस हाथ के ऊपर काम किया जाता है। तो भगवान इसमें कैसे हैं? जो तर्जनी है, मध्यमा है, ये अनामिका है, कनिष्ठिका है और अंगूष्ठा है। तर्जनी उंगली रिप्रेजेंट करती है वायु तत्व को, और मध्यमा जो रिप्रेजेंट करती है आकाश तत्व को, और अनामिका रिप्रेजेंट करती है आपकी पृथ्वी तत्वों को, और कनिष्ठिका आपकी रिप्रेजेंट करती है जल, वरुण, पानी, इस तत्वों को, और अंगूष्ठा रिप्रेजेंट करता है अग्नि और आपका सूर्य। तो इसमें भगवान कैसे है? हम रह रहे हैं पृथ्वी पे, तो पृथ्वी पे इसी में यही रिंग फिंगर है। इसी को महत्व दिया जाता है। जब हमारी शादी होती है तो जो सनातनी है उस बात को समझ सकते हैं कि हम इसी में रिंग क्यों डालते हैं। अगर हम आकाश में रहेंगे तो इस उंगली को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। तो मैं पर्टिकुलरली अभी इसी की बात करूँगा कि ये क्यों ज़रूरी है। अनामिका पृथ्वी, भ भूमि, ग गगन, व वायु, अ अग्नि, न नीर। तो ये बना भ ग व, अ का जो आ का डंडा है उसका अग्नि, और न से नीर। ये है भगवान बेसिकली। तो हमारे भगवान जो है हमारे हाथों से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और बहुत सारी मुद्राएं बनाई जाती हैं हाथों से। मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। हम डॉक्टर्स के पीछे भागे हैं। हम बहुत सारी चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को, और जो हमारी आयुर्वेदिक जो चीज़ें हैं उनको हमने छोड़ दिया, और हम ऐसी दवाइयाँ खा रहे हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है, और जिससे हमारा शरीर दिन बाय दिन हमारा ना डे बाय डे हमारा खराब हो रहा है। और हम अपने शरीर की फैट, वायु, पानी, बात, पित्त और कफ इसी से कंट्रोल कर सकते हैं अपने हाथ से, अगर हमें इस चीज़ का ज्ञान है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ज्ञान के लिए सबसे बेस्ट जो मुद्रा है वो है ज्ञान मुद्रा। और वायु, जैसे कि आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर प्रेगनेंसी, जो बहुत सारी महिलाएं होती हैं जिनको हमारी लोकेलिटी में बोल जाता है कि ये वायु की शिकार हो गई, इनको वायु पड़ गया, इनके शरीर में वायु बढ़ गई, तो उस वायु को कंट्रोल करने के लिए हम वायु मुद्रा बनाते हैं। ये है वायु मुद्रा। उसके बाद ये आकाश मुद्रा है, जो आकाश रिप्रेजेंट कर रही है बेसिकली हमारी मध्यमा उंगली। तो आकाश इसलिए होती है कि हमें वेदों का अध्ययन करना है, अपनी जो सोच है, हमें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करनी है, तो हम उसके लिए आकाश मुद्रा का बहुत ज़्यादा योगदान लेते हैं, बहुत ज़्यादा इसका सहारा लेते हैं। उसके बाद है शून्य मुद्रा। भगवान शिव ने शून्य में, उनको बोलते हैं ना कि वो शून्य भी हैं, तो उन्होंने शून्य मुद्रा के ऊपर काफ़ी काम किया है। उसके बाद ये है हमारी पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी बहुत भारी है, बहुत भारी ग्रह है। आपके अगर बच्चों का या आपका वजन नहीं बढ़ता है तो आप वजन बढ़ाने के लिए पृथ्वी मुद्रा का सहारा ले सकते हैं। और अगर आप का वेट बहुत ज़्यादा है, उसको घटाना है, तो आप सूर्य और अग्नि मुद्रा लेंगे। और सूर्य और अग्नि मुद्रा सिंपल है कि ये पृथ्वी है, ये सूर्य, और सूर्य का अगर ताप पृथ्वी के ऊपर बढ़ेगा तो नेचुरली पृथ्वी का वजन घटेगा। चाहे वो पानी भाप के रूप में जा रहा है, या वो पृथ्वी जल रही है, गल रही है, तो नेचुरली वैसे ही शरीर भी गलना और जलना शुरू हो जाता है। तो आप 45 डेज के अंदर काफ़ी वेट लॉस कर सकते हैं। ये वो शिक्षा है जो आप अपने बच्चों को देते हैं, आप ये बोल रहे हैं? बिल्कुल। तो ये जो बच्चे हैं ये कहाँ से हैं आपके पास? तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा आपकी एज कितनी है, क्योंकि मुझे आप उम्र में तो काफी कुछ ज्यादा बड़े तो लगने रहे हैं। अभी मेरी उम्र 37 साल है। और तो 37 साल की वर्ष में आपने ये सब कुछ का सीख लिया, कर लिया, ये विद्या हासिल कर ली, चाहे मार्शल आर्ट्स हैं। देखिए अभी हमने आपके जो भी आपके रूम्स हैं, जो आपका सारा हम दौरा कर रहे थे, मैंने देखा संग्रहालय है आपका प्रॉपर, तो उसमें आपने सब चीज़ें रखी हैं, इतने आपके मेडल्स हैं, इतने आपने मोमेंटोस वहाँ पड़े हैं। फिर आपका एक कमरा हम जहाँ गए थे, जो आप कैमरा में हमें दिखाना नहीं चाह रहे हैं, आप नहीं चाहते हैं, वो गुरुकुल है। वहाँ पे भी मैंने बड़े वेपन्स भी आपके देखे हैं, ठीक है। तो ये सारी अचीवमेंट्स हैं आपकी, ये इतनी छोटी उम्र में कैसे हैं ये सब? मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ मुझे, क्योंकि जब हम आपके बारे में स्टडी कर रहे थे और हम चाह रहे थे आपका एक पॉडकास्ट करें, तो आप ही के गांव के लोग, जो आपके जान पहचान वाले लोग हैं, जितने आपसे, मैं बता रहा था ना पहले कि जितने आपको पसंद करते हैं उतने आपने नफरत भी करते हैं।
जितने आपको ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं उतने नीचे भी करते हैं। तो कई लोगों ने मेरे से बातचीत की, उन्होंने कहा सर आप जाके देखो ये आदमी तो ये आदमी ठीक नहीं है, आप तो गलत आदमी का पॉडकास्ट करने जा रहे हैं, बिल्कुल। ये बड़ा विचित्र इंसान है, इसकी अपने घर वालों से भी नहीं बनती है, या इसकी गांव में भी इससे लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं, ये इसकी जो विचारधारा है वो बड़ी विस्फोटक है, ऐसा है वैसा है, इसने शस्त्र रखे हैं, ऐसा करता है, मंदिर बना, कई कुछ। मुझे मेरी एक जिज्ञासा बढ़ गई कि मुझे इस आदमी के बारे में बहुत कुछ जानना है और लोगों तक पहुंचाना है। ये कहते हैं जी अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, देखिए आपके बारे में जो बात, इन सब के जवाब आपने हमारे दर्शकों को देने हैं। आप बच्चे को जो पढ़ाते हैं, लोग कहते हैं जी उसमें भी कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये बच्चे कहाँ से आते हैं, कितने आते हैं, जो प्रोग्राम्स आप देते हैं, जिस प्रोग्राम के लिए आपकी लड़ाई हो गई उससे, मतलब जो आर्गुमेंट आपका एसडीएम पद्धर से हो गया, उसको लेकर भी लोगों ने यही कहा, जो प्रोग्राम्स ये करवाते हैं जी, कहते हैं जी ये जो अजय है इससे पूछिए आप कि ये इतना पैसा इसको मिलता है, वो पैसा जाता कहाँ है, बच्चों पर तो बहुत कम खर्च होता है, बाकी ये पैसा खा लेता है। इस तरह की बातें सारी आपके ऊपर बोली जाती हैं। मैं बारी बारी सब पर आऊँगा, पहले मेरी इस बात का जवाब दे दें कि ये जो आपका बच्चों वाला पार्ट है, जो आप कह रहे हैं मैं बच्चों को शिक्षा देता हूँ, बच्चों को ये करता हूँ, वो करवाता हूँ, इनको कराटे सिखा रहा हूँ, सनातन की, इसके बारे में आप थोड़ा सा बता दो। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि हर साल कम से कम 4000 बच्चों की एंट्रीज आती हैं, और वो ऑनलाइन में उनको सिखाता हूँ। प्रिपरेशन सारी ऑनलाइन होती है उनकी, और 11 टेस्ट होते हैं बच्चों की। तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे डिसाइपल्स हैं, आप उनको पूछ सकते हो कि किस तरीके से होता है। काफ़ी सीनियर स्टूडेंट्स हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उनका एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, अप्रॉक्स वो 99 रुपीज़ से शुरू हुआ था, जो मतलब फॉर एवर रहता है वो। तो बच्चा उसको बैक टू बैक क्वालिफाई करता रहता है। अगर वो क्वालिफाई नहीं कर पाता है तो हम उसको निकाल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम संस्कारों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, पाबंदी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, पंक्चुअलिटी पे। अगर बच्चा जंक फूड खाता हुआ मिलता है तब भी हम उसको क्लास से निकाल देते हैं, क्योंकि जंक फूड भी बंद है, लाइक लेज, कुरकुरे। ऑनलाइन क्लासेस आएंगे? बिल्कुल, और ऑफलाइन भी है। 4 महीने बच्चे अपना समय मेरे घर में बिताएंगे, जिसमें उनका खाना पीना रहना सब मैं अपनी तरफ से करता हूँ। और पूरे हिमाचल से बच्चे हैं मेरे पास, अलग अलग जोन से। हो सकता है कि किसी डिस्ट्रिक्ट से मेरे पास 1 बच्चा हो, किसी डिस्ट्रिक्ट से 2 बच्चे हों। अभी मेरे पास 60 से 70 स्टूडेंट्स हैं टोटल। उनमें से 22 बच्चे हमने अडॉप्ट किए हैं, और 13 से 14 बच्चों का खर्चा मैं उठा रहा हूँ, और मेरी वाइफ इन सबको पढ़ाती है, और हम इनको तैयारी भी करवाते हैं। अजय जी, मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ। जो बात ये बोल रहे थे ना कि मैं बच्चों को फ्री में पढ़ा रहा हूँ, और मैं घर में पढ़ाता हूँ, खिलाता हूँ, पिलाता हूँ, ये खर्चा चलता कैसे है? आप इतने बड़े रईस तो हमें नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए, मैं क्या करता हूँ कि हम मंच के माध्यम से जब हम प्रस्तुतियाँ देते हैं तो हमें एक प्रोत्साहन राशि मिलती है। तो मैं बच्चों को नहीं बोलता हूँ कि आप अपना खर्च कीजिए मेरे घर आने के लिए, या आप अपना खर्च कीजिए खाने के लिए। अगर बच्चे मेरे साथ कहीं भी जाते हैं तो हम पूरा खर्च खुद उठाते हैं, मैं खुद उठाता हूँ उनका खर्च। पूरी टीम ब्लैक पैंथर, हमारे बहुत सारे ब्लैक पैंथर आपकी टीम का नाम बिल्कुल है, जिसमें आप बच्चों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। एक्चुअल में टीम ब्लैक पैंथर आज से 10 साल पहले हमने बनाई थी, और इसका सारा श्रेय जाता है मेरे बड़े भाई हैं राजेश ठाकुर जी, RK स्टूडियो सुंदरनगर के मालिक, वो CMD हैं उसके। तो उन्होंने मुझे, ऐसे ही हम बैठे हुए थे तो उन्होंने बोला कि अजय आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान है इस चीज़ के ऊपर, तो आपको एक टीम फॉर्म करनी चाहिए। तो हमने टीम बनाई थी, टीम ब्लैक पैंथर। तो अपना टारगेट था, अपना उद्देश्य यही था कि अच्छे ब्लैक पैंथर्स तैयार करने हमें हिमाचल में, और आज मैं कर भी चुका हूँ, क्योंकि बेस्ट एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट मिला है मुझे। और आपको एक हाल ही की बात बताता हूँ, 2023 हिमालयन गॉट टैलेंट में हमारी जो टीम है, टीम ब्लैक पैंथर, ये पहला स्थान हासिल कर चुकी है। अच्छा। और उस वक्त भी हमने धन्यवाद देने के लिए राजेश भाई के घर आए थे। हम सुबह 3 बजे उनके घर पहुँचे थे, और वो जाग गए। सुबह 3 बजे वो हमारे लिए जागे थे, ये खुशी की बात है। और सबसे पहली मिठाई हमने उन्हीं को खिलाई थी। तो ऑलवेज मैं राजेश भाई का बहुत बड़ा इसमें बच्चे क्या मार्शल आर्ट सीखते हैं? ब्लैक पैंथर टीम ब्लैक पैंथर में बच्चों की पढ़ाई भी होती है, और उनको मैंने शोध किया है त्रेता युग के ऊपर और द्वापर युग के ऊपर। और मैं इंस्पायर हूँ भगवान श्री कृष्ण से, विष्णु भगवान के जितने भी अवतार हैं उन सबसे मैं काफ़ी इंस्पायर हूँ, और मैं बहुत बड़ा डिवोटी हूँ उनका। उन पे मैंने एक रिसर्च भी किया, उनके वाद्य यंत्र के ऊपर। तो उसका नाम, वाद्य यंत्र का नाम टमक है। तो टमक के ऊपर मैं बाद में डिस्कस करूंगा। अभी मैं बताऊंगा कि जैसे कि लोग बोलते हैं कि मैं पैसा खाता हूं, या जो भी बच्चों की आड़ पे हम एक कर रहे हैं, तो मैं अवगत करा देना चाहता हूं उनको भी। मैं ये बता देना चाहता हूं कि अभी हाल ही में आपने मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, तो मैं 24 बच्चे लेके गया था, 10,000 मुझे दिया गया जो मैंने बोला। तो किसी को अगर
ऐसा लग रहा है कि पैसे खाए हैं, तो आप आरटीआई ले सकते हैं। आप वहाँ से वहाँ पर चेक कर सकते हैं लिस्ट में कि कितने पैसे मुझे दिए हैं एसडीएम साहब ने, या बहुत सारी जगह पे कितने कितने दिए जाते हैं, आपको टीम ब्लैक पैंथर का पता चल जाएगा। तो 4 गाड़ियाँ मैंने की थी। उल्टा मैंने उनको 2 दिन तक ट्रेनिंग दी और वो किसी होटल में मैंने ठहराया, उनको खाना खिलाया। तो आप खुद समझिए कि 10,000 रुपये में 3 दिन बच्चों का खर्चा कर उठाना और 4 गाड़ियाँ करना। उसके बाद उनको रातों रात फिर वापस घर भी छोड़ना, या कुछ बच्चे बच भी जाते हैं उनको अगले दिन हम घर छोड़ते हैं, उसके लिए भी हमें अलग से गाड़ी करनी पड़ती है। ब्रेकिंग भी होती है स्टेज पर, मंच पर, वो भी हमें ख़रीद के करनी पड़ती है, ब्लॉक्स खरीदने पड़ते हैं, टाइल्स खरीदनी पड़ती हैं। तो आप समझ लीजिए कि कितना प्रेशर, और इतने कम पैसे में 10,000। फिर अगर लोगों को लगता मतलब है आपको लगता है कि आप जो खर्चा उठा रहे हैं बच्चों का, जी, वो इन स्टेज शोज वगैरह से ही करवा रहे हैं, और वही बिल्कुल, वही वही उसी से ही आगे चलती है सारी आपकी जो भी बिल्कुल, आपका बिल्कुल, चल रहा है, बिल्कुल, ये लगभग ये ऐसे चैरिटी, अदरवाइज ये चैरिटी का ही काम है। बिल्कुल। देखिए, मैंने अपनी एक बात कही थी जिसके लिए काफ़ी मुद्दा भी बन गया था, कि कुछ एक लोग एनजीओ बनाते हैं या ट्रस्ट बनाते हैं, वो क्या करते हैं, पैसा खाते हैं उसकी आड़ में। मैं आज भी डिनाई नहीं कर रहा हूँ अपनी आपने भी अपनी बनाया बात। कोई एनजीओ? नहीं, मैंने नहीं बनाया। हालांकि अगर मैं बनाऊंगा तो मैं उसमें बहुत ईमानदार लोगों को रखूंगा, और मैं इंस्पायर हूँ ऐसे लोगों से। मैं जो ईमानदार हैं, बेईमानों से इंस्पायर नहीं। ईमानदार लाइक मैं बात करूँ, रतन टाटा, सर रतन टाटा ट्रस्ट है जो टाटा इंडस्ट्री का है, टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का है, जो अपना 80% पैसा हर साल भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए देते हैं। और अभी हाल ही के आंकड़ों में उन्होंने 8,000 करोड़ दिया था भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए। उसके बाद है आनंद एंड आनंद महिंद्रा, उनका ग्रुप है। इन्फोसिस। नहीं, तो ये तो आप बहुत बड़े बड़े ट्रस्ट की बात कर जी, रहे हैं। अभी अभी हिमाचल में थोड़ी इतने नहीं, अब मैं तो। ईमानदारी की बात कर रहा हूँ कि अच्छा। अब हिमाचल की तरफ भी बढ़ रहा हूँ। अभी ईमानदारी की बात कर रहा हूँ कि मैं उनसे भी इंस्पायर अच्छा, हूँ। उनसे आप इंस्पायर्ड हाँ, हो, उस तरह का बिल्कुल। आप एनजीओ बनाना बिकॉज चाह रहे हैं। वन ऑफ द बेस्ट पर्सन एवर आई सीन इन इंडिया, एंड दैट वाज रतन टाटा। उनसे बेटर कोई नहीं हो सकता। और भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे आए हैं अभी जो टॉप पे चले हैं, लेकिन भारत में बहुत अच्छे हैं डोनेटर। उसके बाद मैं हिमाचल की बात करूँ, हिमालयन ब्लड डोनर ग्रुप है, बहुत अच्छा काम करते हैं। पीपल फार्म, उन्होंने एनजीओ बनाया या ट्रस्ट बनाया। पीपल फार्म के जो ओनर हैं, अपने सीएमडी हैं रॉबिन, वो हमेशा ना जानवरों को बचाते रहते हैं, चाहे वो डॉग्स हों, चाहे वो गाय हों, बैल हों, कैसा भी हो, घोड़ा हो। तो कितना फ्रंट फुट पे आके वो आदमी लड़ता है। तो ऐसे लोगों से इंस्पायर होता हूँ ना। अब चोरों से इंस्पायर थोड़ी होना मैंने। तो नहीं, आप बार बार ये बात करते हैं, जी, चोरों 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 से मैंने इंस्पायर नहीं होना। जी, ये बात तो अच्छी नहीं है ना, कि आपका मतलब ये है कि मैं तो ठीक हूँ, बाकी सब चोर हैं, ये मतलब है इसका? नहीं, नहीं, नहीं। अगर मैं ठीक हूँ तो फिर मैं बड़े ट्रस्ट का नाम क्यों लेता कि वो भी ठीक है। वो भी तो वो अपनी जगह पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मंडी की बात बताऊँ मैं आपको, कुछ लोग क्या करते हैं कि नॉट इवन इन मंडी, पूरे भारत में हो रहा है कि वो क्या करते हैं कि एक केला खिलाएंगे, उसका फोटो लेंगे, एक गाय को रोटी खिलाएंगे, उसका फोटो लेंगे। अब मैं आपको एक अच्छे ट्रस्ट के बारे में बताता हूँ। सोच संस्था है मंडी में, राजा सिंह, रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स के सीएमडी हमारे राजा सिंह मल्होत्रा भाई। उनका एनजीओ होने के बावजूद कई बार उन्होंने मेरे बच्चों की मदद की, टीम ब्लैक पैंथर की। तो मैं बोलता था कि अपने एनजीओ के थ्रू ही आप डोनेट कर दो, तो वो बोलते थे भाई नहीं, आपका काम बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छी समाज सेवा कर रहे हैं, तो इसके लिए एनजीओ की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा न्यूज़ लगवा देते हैं, उन्होंने मना किया। तो सर अब आप बताइए कि मैं उनको सही बोलूँ या गलत बोलूँ। अच्छा, आपका मानना है कि वो पब्लिसिटी हंग्री नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। उन्होंने ऐसी देखिए, एनजीओ आप ऐसे वो एनजीओ बिल्कुल सही लगती है? अभी देखिए ना, इसके बाद मैं आपको बात बताऊं, हमारे मनाली स्वीट्स के ओनर हैं सुरेंद्र सिंह साहब। मैं पब्लिकली नहीं बताना चाहता कि वो कितना डोनेट करते हैं, करोड़ों में करते हैं, इतना बता देता हूँ। अच्छा। हाँ, पर ईयर। तो उन लोगों ने तो कोई एनजीओ नहीं बनाई है। मेरा बोलने का मतलब ये है कि जिसने अच्छा काम करना है उसको एनजीओ की जरूरत नहीं है, उसको ट्रस्ट की जरूरत नहीं है। ठीक है। हाँ, जरूरत पड़े तो आप ईमानदारी के साथ बनाइए। लाइक जैसे टाटा ग्रुप के हैं, इन्फोसिस के हैं, नारायण कृष्ण मूर्ति सर हैं हमारे। उसके बाद मैं हिमालयन ब्लड डोनर की बात कर बैठा आपके समक्ष। उसके बाद मैं आपको एक और एनजीओ की बात बताता हूँ। गुटकर से हैं हमारे आनंद जी, उनका है न्यू लाइफ लाइन। वो हर साल बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स करते हैं महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, स्कूल्स के लिए। और हमारे स्माइल संस्था वाले हैं मंडी में, मुझे नाम नहीं पता पर मैंने नाम सुना है उनका, बालिया जी। अभी तक आपने कोई एनजीओ बनाने की अभी बनाया नहीं आपने? नहीं, मुझे कुछ ईमानदार लोग ही नहीं मिले, टकरे ही नहीं। क्योंकि ना वो ये है कि लोगों के लिए अभी गलत हूँ,
या तो वो गलत है या मैं गलत हूँ। नहीं, आप इतना ज्यादा कंट्रोवर्सी में क्यों रहते हैं, पहले मुझे ये बताइए। जब देखिए- मैं वही बोल रहा हूँ, जब हमने आपके बारे में जानना चाहा तो कंट्रोवर्सीज आपके खिलाफ बहुत ज्यादा थी। देखिए, एक बार मैंने क्या किया, हम्म। मैं कंट्रोवर्सी में रहूंगा ही रहूंगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को नहीं छोड़ा, भगवान राम को नहीं छोड़ा लोगों ने, तो मैं तो एक तुच्छ सा मनुष्य मात्र प्राणी हूँ, तो नहीं, मुझे आप कौन भी छोड़ेगा? तो मुझे दिख रहा है, देखो आपके जो टोपी के ऊपर आप ये जो मोर पंख लगा के रखते हैं, ये क्या आप कृष्ण कृष्ण बन के घूमते हैं? नहीं नहीं, इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसके पीछे लॉजिक है कि मैं ना उनके ऊपर ना रिसर्च कर रहा हूँ, शोध कर रहा हूँ उनके ऊपर। तो ये जैसे टमक है, द टमक इज द ट्रेडिशनल आप जिस पर शोध करेंगे उसका एक मार्क अपने सिर पे लगा लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। हम्म। बेसिकली उनका एक नियम है, हम्म। हम उनको, और मैं इसके दो चीजें बता नहीं, देता इसको हूँ लेके आपको। भी काफी कंट्रोवर्सी है और हाँ। काफी लोग इस बात को जानना चाहते हैं और लोग कटाक्ष करते हैं आपको कि ये मोर पंख लगा के क्यों घूमते हैं आप 24 घंटे? देखिए, उन लोगों के लिए मेरा एक जवाब है हम्म। कि अगर मैं एनिमल लवर नहीं होता हम्म। तो मैं 12 घंटे किसी बारहसिंगा के लिए लड़के ना सम्मानित नहीं होता। मैं 12 घंटे भूखे प्यासे लड़ा था, और मैंने ट्रैंकुलाइजर गन मंगवाई थी बिलासपुर से, और हमारे डीएफओ थे, मेरे बहुत अच्छे मित्र बने, वासु डोगर जी, आजकल करंट। ये क्या किया था आपने? एक बारहसिंगा था, उसको किसी ने गोली मार दी थी, और वो 3 टांगों से ही बेचारा सरवाइव कर रहा था। तो जैसे ही वो मेरे गांव यहाँ पहुंचा, और बहुत सारे शिकारी, मैं आपको अवगत भी करा देता हूँ कि 14 लोग ऐसे थे जो बंदूकें लेके आए थे उसको मारने के लिए। तो अच्छा। मैं अकेला खड़ा हो गया उनके खिलाफ, और वो मुझे कॉल कर रहे थे, कोई बोल रहा था आपको बारहसिंगा का सींग दे देंगे, आपको ऐसा दे देंगे, वैसा दे देंगे। मैंने मना किया, मैंने कहा नहीं, अब ये मेरी शरण में है, मेरी नज़र में है, हम्म। मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा। हम्म। तो मैंने उसको रेस्क्यू करवाया, और अभी वो आपके रिवाल्सर चिड़ियाघर में है, और होपफुली मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि वहाँ पर मुझे लगता है आपने कि रेस्क्यू किया उसको? या डेफिनेटली, और इसके लिए मैं सम्मानित भी हूँ अपने रेंज ऑफिस में। काफ़ी अच्छे लेवल पे और काफ़ी अच्छा मोमेंटो दिया उन्होंने, उसके लिए धन्यवाद उनका। और धन्यवाद है हमारे वासु डोगर जी का, जो डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर है मंडी में, अभी भी हैं करंटली। उसके बाद मैंने 3 गाय थी जिनको मैंने बचाया था जब ये त्रासदी हुई थी, तो उसमें 3 गाय थी। तो हमारे एक युवक मंडल है, क्षत्रिय युवक मंडल, उस युवक मंडल के सभी बच्चों ने इकट्ठे मिलके उन गायों को बचाया था। तो उसमें हर बच्चे ने अपनी एक अहम भूमिका निभाई थी। मैं नहीं बोलता कि मैंने निभाई, मैं तो जस्ट उनका थोड़ा साथ बहुत दे रहे थे। गाइड कर रहा था उनको कि अगर ऐसा नहीं करेंगे वैसा करेंगे। तो फाइनली हमें दीवार को तोड़ना पड़ा, दीवार तोड़ के हमें उन गाय को निकालना पड़ा, क्योंकि दरवाजा बंद हो चुका था ड्यू टू वो मिट्टी जो थी, वो गाद जो थी वो उस तरफ से आई जिस तरफ दरवाजा था, तो दरवाजा बंद हो गया था। यही पास की बात है मेरे गाँव में। और इसके बाद मेरे गांव में अगर वो लोग, जैसे कि मैं कंट्रोवर्सी में रहता हूँ, इसलिए रहता हूँ क्योंकि गांव में मैं किसी को ना जंगल को आग नहीं लगाने देता। अच्छा, तो उसके बात लिए हम बात पहले मोर पंख वाली कर रहे जी थे हम। हाँ, ये मोर पंख क्यों लगाते हैं, उस पे बात फिर बाकी बातों जी पे आ इसके जाते 2 रीज़न है। एक, मोर पंख लगाने से ना, मैं जैसे वेदों को भी पढ़ रहा हूँ, हैं। तो शास्त्रों से मुझे कुछ इसका ज्ञान हासिल हुआ है, और वो ज्ञान ये बोलता है कि अगर राहु को कंट्रोल करना है तो मोर पंख को सर पे रखो। हम मोर को मारने के लिए नहीं बोल रहे हैं। फिर जिसने कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी है वो तो करेगा, फिर उनको बोलो कि मेलों में मोर का पंख बिकवाना बंद कर दो। हम पूजा कर रहे हैं भगवान की, तो वहाँ पर जो है एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बनाने के लिए भी मोर पंख यूज होते हैं। और दूसरी बात यह है कि मोर को ही बोल दो कि नाचते वक्त अपना मोर पंख ना छोड़े, तो आग्रह रहेगा कि अगर मोर नहीं छोड़ेगा तो मैं उठाऊंगा नहीं, अगर नहीं उठाऊंगा तो खराब हो जाएगा। पर बड़े बिरले लोग ही हैं, जो मैंने तो बड़े कम लोग देखे थे कि भगवान कृष्ण तो लगाया करते थे। जी तो आपका बोलने का मतलब है कि इसका कोई साइकोलॉजिकल मतलब नहीं है? नहीं नहीं आप लोगों को कोई बेवकूफ तो नहीं बना रखते इससे नहीं नहीं कि नहीं मैं नहीं। बड़ा धर्म से जुड़ा हूँ, कर्म से जुड़ा हूँ, पूजा पाठ से जुड़ा हूँ, और इसलिए मैं मोर का पंख लगाऊंगा तो लोग मेरे से प्रभावित होंगे? कोई प्रभाव छोड़ना तो नहीं चाह रहे ना आप इससे? ऐसा कभी सोचा ही नहीं सर। जब मुझे इस चीज़ का ज्ञान हुआ कि मोर पंख से जो है राहु जो है वो कंट्रोल में रहता है, बशर्ते आपको नशा मुक्त रहना पड़ेगा। ये कहाँ लिखा है कि मोर पंख से राहु? आप गूगल कर सकते हैं, गूगल पे, गूगल से बड़ा गुरु कोई भी नहीं है। मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं, क्योंकि मैं काफ़ी बुक्स पढ़ता रहता हूँ, और आप अपनी फुटेज के माध्यम से दिखा भी सकते हैं किसी को अगर ऐसा शक होगा। तो मैं ऋग्वेद कंप्लीट कर चुका हूँ, सामवेद पे काम कर रहा हूँ, उसके बाद देखूंगा तो कौन सा जिनके वेद राह जो आपकी तरह लोग हैं जो राहु को वश में करना चाहते हैं, उनको मोर पंख लगा के घूमना चाहिए क्या? अच्छा नहीं। अच्छा, चलिए ठीक है, वो मोर पंख नहीं लगाते, चलो एक हम आपसे शिक्षा ही ले लेते हैं। जी जी अगर जिसका आपने कहा कि जिसका राहु जो है, जिसने कंट्रोल में करना है, अगर मान लीजिए मैं ही हूँ, मैं कंट्रोल में करना चाहता हूँ, लेकिन मैं मोर पंख सिर पे नहीं लगा सकता, तो मुझे क्या करना चाहिए?
उसके लिए बहुत अलग अलग साधन है। हम्म। एक तो राहु का बीज मंत्र है, आप उस पर कार्य कर सकते हैं। आप मोर पंख नहीं लगाना चाहते हैं और राहु को कैसे कंट्रोल किया जाता है, आप स्नान के माध्यम से भी राहु को कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हम एक्सप्लोर भी नहीं कर सकते। अच्छा। यंत्र मंत्र और तंत्र 3 अलग अलग चीज़ें हैं, और यंत्र और मंत्र के बारे में मुझे कुछ एक ज्ञान है। तंत्र में कभी हमने उसमें घुसने की कोशिश नहीं की, ना वो हमारे काम की चीज़ है, क्योंकि तंत्र माना जाता है कि ये एक शॉर्टकट मेथड है किसी चीज़ को जल्दी प्राप्त करने के लिए। तो मैं उस चीज़ में नहीं दौड़ता, क्योंकि मैं वेद पाठी बनना चाहता हूँ। मैं बच्चों को संस्कारित करता हूँ, उनको समझाता हूँ कि वेद क्यों ज़रूरी है, नित्य कर्म नियमावली क्यों ज़रूरी है, पूजन विधि क्यों ज़रूरी है। जैसे मैंने त्रेता युग की बात की, तो भगवान राम ने थोड़ी ये चीज़ें की थी। भगवान राम ने भी यंत्र और मंत्र पे ही काम किया था। भगवान श्री कृष्ण थोड़े मायावी जरूर थे, लेकिन यंत्र और मंत्र पे काम करके ही बने थे। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो मुझसे भी हिडन हो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हों, डेफिनेटली हैं, क्योंकि ज्ञान का जो समंदर है वो अथाह है। और मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जितने मेरे हाथों की हथेलियाँ हैं उतना अगर मुझे मिल जाए, जब तक मैं जीवित हूँ। नहीं, वो तो उस अजय ठाकुर को जानना भी एक समुंदर की गहराई नापने जितना ही है, क्योंकि जितना हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, देखिए हम इस पॉडकास्ट शुरू करने से पहले 1-2 घंटे आपके साथ बातचीत कर रहे थे, तो आपने कई ऐसी रोचक बातें बताई और मैं देख रहा था कि मैंने कहा इस उम्र में इन्हें इन चीज़ों का ज्ञान क्या है। तो समझ तो आता नहीं कि आप एक पुजारी भी लगते हैं मुझे, एक ज्योतिषी भी लगते हैं, मार्शल आर्ट्स वाले भी लगते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट भी लगते हैं, बच्चों को भी पढ़ाते हैं। तो और अगर आपके गांव की देखिए, मैं अभी अभी रास्ते में जब हम आए तो मैंने सामने पूछा, मैंने कहा ये प्लेग्राउंड कौन बना रहा है, तो उन्होंने कहा जी ये अज्जू अज्जू नाम का लड़का है, वो एक प्लेग्राउंड बना रहा है और यहाँ कुश्ती का मैच होगा, क्रिकेट का मैच। हाँ, थोड़ा उसका बताइए कि ये अब ये काम भी आप करवा रहे हैं अपने गाँव में। एक्चुअल में बहुत साल तक मैं देखता था कि हमारे ना 8-10 गाँव यहाँ पे, उनके पास में ग्राउंड नहीं था, और सब ये सोचते थे कि बनाएंगे बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे कहाँ पे। तो मुझे लैंड दिखी जो कुछ फॉरेस्ट की भी है और कुछ लोगों की अपनी भी है, तो हमने वहाँ पर कोशिश की। उसमें मेरा साथ दिया भुवनेश ठाकुर ने, तो हम दोनों ने मिल के इसकी शुरुआत की, नींव रखी। और हमने क्या किया कि एक टीम बनाई जो कि 6-7 लोगों की थी। तो काफ़ी कंप्लेंट्स भी हुई हमारे ऊपर और हमने चालान भी पुटअप किया, भरा। लेकिन जिन्होंने कंप्लेंट्स की थी वो हमारे गांव के लोग थे, जिन्होंने मेरे ऊपर की। आज शायद वो खुश होते होंगे कि उनके बच्चों को खेलने के लिए एक प्लेग्राउंड मिला है, उनके बच्चे खेल रहे हैं, क्योंकि अपना एक ही विज़न है कि हम तो एक दिन चले जाएंगे, हमारे दिए तो बुझ जाएंगे, आने वाली जनरेशन के लिए हम क्या करके जा रहे हैं। ये बोलता हूँ कि हमने वो ग्राउंड बनाया, उसमें हर साल भगवान लक्ष्मी नारायण जी के नाम से एक कुश्ती का आयोजन हो, एक दंगल हो, भगवान बजरंग बली जी के नाम का हो। तो मैं अपने धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, अपने समाज के खिलाफ नहीं हूँ। अपने समाज को मैं जागरूक करना चाहता हूँ। मैं नशा मुक्त समाज चाहता हूँ, क्योंकि मेरे गुरुजी ने मुझसे पूछा था जब मैं ब्लैक बेल्ट बना था, उन्होंने पूछा कि अजय तुम्हारा विजन क्या है, तुम चाहते क्या हो, उद्देश्य क्या है। तो मैंने बोला कि मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा सबसे अच्छा बच्चा बने। तो उन्होंने मुझे एक पते की बात सिखाई कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बच्चा सबसे अच्छा बच्चा बने, तो सबसे पहले अपने समाज को अच्छा बना देना, क्योंकि जो बिगड़ा हुआ बच्चा समाज में होगा वही तुम्हारे बच्चे को बिगाड़ेगा। इसलिए मैंने बेड़ा उठाया कि सब कम से कम हम अपने समाज को समझाएं। तो कंट्रोवर्सी रहती है। समझाते नहीं है, मैंने तो ये सुना है कि आप डराते हैं अपने के गांव में सबको, और कहते हैं जी अज्जू से तो अजय ठाकुर ने, जब अजय ठाकुर गांव में आता है तो सब अपने घरों में रहते हैं और ये एक खौफ सा क्रिएट करके रखता है। ऐसा क्या करते हो आप यहाँ पे जो लोग आपसे डरते हैं, या लोग मैं आपसे फिर पीछे हट जाते हैं कि यार रहने दो, कौन पंगा लेगा अजय ठाकुर से। नहीं, बहुत सारे लोग मुझसे बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं, परंतु मैं यहाँ पर एक बात ज़रूर बोलूँगा कि जब मैं मुंबई से वापस आया था तो मैंने देखा कि हमारे गांव में एक आदमी ऐसा था जो शराब पी के अपनी बाइक पे पेट्रोल फेंक देता था और वो उसको आग लगाने की कोशिश करता था। तो लोग देखते थे कि नहीं नहीं, रोज़ का नाटक है, ऐसा ही चला रहता है। तो मुझे ये लगा कि रोज़ का नाटक तो कभी भी बढ़ सकता है। अच्छा। कभी भी एक ऐसी मतलब घटना को अंजाम दे सकता है जो कि हम मेरे गांव की मतलब इज्जत को ख़त्म कर देगा। तो शराबी को फिर मैंने ऐसा सबक सिखाया था कि उसको 45 डेज ठीक होने में लगे थे। क्या किया आपसा? थोड़ी सी प्रैक्टिस उसके साथ। मार्शल आर्ट उस पे लागू कर दिए? नहीं, मार्शल आर्ट कहते हैं कि जब एक देखिए, कहा क्या जाता है कि जब एक बड़ा गुंडा आता है ना, जी, तो वो सबसे पहले उस गांव के आके एक और गुंडे को मारता है, फिर वो एक अच्छा बन जाता, फिर लोग उसे डरते हैं भी, यार अगर ये इसको मार सकता है तो फिर इससे पंगा नहीं ले। कुछ ऐसा अज्जू ने किया? नहीं ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया कि हुआ क्या, क्योंकि वो आग लगाने की कोशिश कर रहा था। तो कानून फिर अजय ठाकुर ने कानून अपने हाथ में ले लिया।
नहीं देखिए, जिस तरीके से आज आप देख सकते हैं कि चिट्टा हमारे समाज को खा रहा है हम्म, और लोग खुद जाके उसको पकड़ रहे हैं क्योंकि प्रशासन तो फेल हो गया है। हम्म, आप देखिए, चाहे वो मेरे नज़दीक की बात हो, साइबलू की बात हो, कुल्लू की बात हो, या डडौर की बात हो, या नैर चौक की बात हो, या कोटली की बात हो, पब्लिक तो खुद पकड़ रही है, प्रशासन तो फेल हो गया है। उस वक्त भी मान लो, इसमें मैं कानून को दोष नहीं दे रहा हूँ, आप इंस्टेंटली आप कॉल कर रहे हो 100 नंबर पे पुलिस वालों को, वो कोई सुपरमैन तो है नहीं कि उड़ के आएंगे और पहुंच जाएंगे। तो आपके समक्ष अगर आपके सामने हो रहा है तो कम से कम लड़िए तो सही। तब तक आप उसकी ठुकाई कर देंगे। हाँ डेफिनेटली, वैसी हाँ उसकी डेफिनेटली अच्छी ठुकाई हुई जब है। जब जब तक पुलिस आएगी तब तक अज्जू ठाकुर ठुकाई कर देगा। हाँ बिल्कुल और बिल्कुल। यही ठुकाई आप, इसी ठुकाई का डर आप एसडीएम को दिखा रहे थे। नहीं, एसटीएम सर को तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की ठुकाई का डर दिखाया था, लेकिन आपको वो क्या लगता है कि हम जो पत्रकार हैं, चलिए मैं भी एक पत्रकार ही हूँ, जी तो हम ठुकाई करते हैं वहाँ? देखिए, आप सही को सही और गलत अगर गलत को किसी, गलत बोलने की क्षमता रखते हैं, हाँ, और लेकिन वो आप ठुकाई तब वर्ड यूज आपने गलत कर दिया था। अगर पत्रकारिता में भी अगर आप ये कहें कि पत्रकार वार्ताओं में ठुकाई की जाती है, ये कौन सी भाषा है? आप मुझे पहले ये भी बताइए ना आप। देखिए, ये वैसे तो हिंदी की भाषा है और हाँ। हिंदी का ही शब्द है। हम्म, तो ठुकाई करने के बहुत सारे मतलब हैं। कील की ठुकाई करना, आदमी की ठुकाई करना, या शब्दों शब्दों में उसकी ठुकाई करना, या ऑन मीडिया उसकी ठुकाई करना। तो मैंने ऑन मीडिया बात की थी, जो मैं आज भी डिनाई नहीं कर रहा हूँ, और जो उनकी कोशिश मैंने की उनकी ठुकाई करने की, जो उन्होंने मुझे बोला था कि एसटीएम की ताकत का भी तुम्हें पता नहीं है, तो मैंने आम आदमी की ताकत उनको दिखाने की कोशिश की। बाकी मेरा पर्सनली कोई उनके साथ बैर विरोध नहीं नहीं, है ना। पर्सनली तो आपका किसी के साथ नहीं रहता, बिल्कुल। लेकिन अजय जी इस बात में भी सच्चाई है कि आप काफी एसडीएम्स के साथ पहले भी इस तरह की घटनाएं आपकी हो चुकी हैं, या आप इस तरह के बात उनसे कर चुके हैं। अब मुझे मैं चाहूंगा कि अपने मुंह से ही आप अब सच्चाई बता दें कि इससे पहले कितने एसडीएम्स के साथ आपके पंगे हो चुके हैं। मेरे बहुत सारे एसटीएम हैं सर जो मुझे सपोर्ट करते हैं। पंगे मेरे बहुत रेयर ही हुए होंगे, जहाँ तक मैं आपको बता देता हूँ। मेरा जो पंगा हुआ होगा भ्रष्टाचारियों के साथ ही हुआ है। और अच्छा, जिसके अगर साथ आपका पंगा, जिस एसडीएम ने अजय की बात नहीं मानी, वो भ्रष्ट हो गया? नहीं नहीं नहीं, देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो भ्रष्ट हो गया, मेरी बात नहीं मानी। जो भ्रष्टाचारी है ना, वही अपनी ताकत दिखाता है। जिसको अपनी कुर्सी का रौब है, जिसको अपनी कुर्सी का घमंड है, वही बदतमीजी करता है। और इन एसटीएम को मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भ्रष्टाचारियाँ कैसे हैं, मैं ये बोल रहा हूँ कि इन्होंने बदतमीजी की थी, तो बदतमीजी का जवाब मैंने दिया। मैं आज भी बोल रहा हूँ, सम्मान दोगे दुगना दूंगा, और कहीं बदतमीजी करोगे 10 गुना दे दूंगा। नहीं, तो मुझे एक बात बताइए, जी ये जो एसडीएम है, अगर मैंने तो ये सुना है कि जो ईमानदार व्यक्ति होता है, जी। गुस्से वाला वो व्यक्ति होता है। जी आप तो उल्टा बोल रहे हैं। आप कहते हैं जो भ्रष्टाचारी है वो गुस्से वाला होगा और जो ईमानदार होगा वो अच्छी बात करेगा। ऐसा नहीं है। मुझे तो लगता है कि ईमानदार व्यक्ति जो है वो अपने स्वाभिमानी होता है और वो अपनी बात उसको रखने का पूरा हक होता है। लेकिन आपके केस में मुझे लगता है कि जो आपकी बात नहीं माने, आप उसको भ्रष्टाचारी बोल देते हैं। नहीं, देखिए बदतमीजी उन्होंने शुरू की और मैंने कुछ प्रूफ्स नहीं, भी वो रखे आपके सामने। वो ठीक है, जी। वो बात तो सारी अब दुनिया जान चुकी है कि उस दिन क्या हुआ क्या जी नहीं जी हुआ। जी, बिल्कुल। आप उन एसडीएम्स की बात करो जिनसे आप पहले भी आप कंट्रोवर्सी में रह चुके हैं। और मैं देखिए, चाहूंगा कि मैं ना बोलूं अपने मुंह से, आप खुद ही एक्सेप्ट करें और बताएं कि इस एसडीएम के साथ ये इशू था, दूसरे के साथ ये था। देखिए इससे पहले सुंदरनगर में एक एसटीएम थे हमारे, नाम नहीं लूंगा तो उचित रहेगा। कोई बात नहीं। तो उन्होंने भी ऐसी ही बदतमीजी की थी और फाइनली उन्होंने मुझसे माफ़ी भी मांगी थी, और वो मीडिया तक नहीं थी वो बात, वो हमारी पर्सनल ही बात थी। और उन्होंने लास्ट में ये भी एक्सेप्ट किया था कि अजय जी, मुझे नहीं पता कि आप इस तरीके का प्रोजेक्ट करते हैं। मैं ये मान सकता हूँ कि एसटीएम्स को नॉलेज नहीं है, लेकिन वो नॉलेज कई बार गेन भी नहीं करना चाहते, वो बात ही नहीं सुनना चाहते। मैं 25 बच्चों को लेके आ रहा हूँ, मैं क्या झेल रहा हूँ, मैंने कहाँ ठहरने का प्रबंध करना है, उनके खाने का प्रबंध करना है, तो मुझे बात तो करनी पड़ेगी कि कब प्रोग्राम है मेरा। तो कई बार मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हर एसटीएम बुरा है, हाँ जो थोड़ी सी बुराई दिखाते हैं तो उनको अच्छाई के साथ साथ मेरा एक दूसरा रूप भी देखने को मिल जाता है। और मैं वही बात करूँगा कि बेइज्जती करोगे तो मैं 10 गुना करूँगा, छोड़ूंगा नहीं। और आप ऐसी ऐसी बातें करते हैं, जी इसी का खौफ आप अपने गांव में क्रिएट करके रखा नहीं, है, मैं और इसी खौफ को लेकर आपके ऊपर जो है, मालूम है आपको कि आपके खिलाफ काफी लोग बड़ी जल्दी हो जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मैं आपको बात बताऊं कि सिविल वॉर की बात तो अलग है, पहले मैं वेपन्स के बारे में आपको बता देता हूँ। एक्चुअली मैंने बोला कि मैं त्रेता युग और द्वापर युग पे रिसर्च कर रहा हूँ, उनके हथियारों के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे योद्धा रहे हैं, लाइक अगर मैं अभी कलयुग की बात करूँ
त्रेता और द्वापर को छोड़ दीजिए, कलयुग में एक हमारे योद्धा रहे गुरु गोविंद सिंह जी। हम्म, गोविंद सिंह जी जो थे, उनकी जो उंगली थी ना, जब वो अपने धनुष को खींचते थे, उसकी जो डोर थी उसको खींचते थे, तो वो 2.5 कुंटल खींच लेते थे एक उंगली से। तो जब वो उस तीर को छोड़ते थे, वो 1.2 किलोमीटर दूर जाके गिरता था। तो मैं उनके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, इसलिए मैं वेपन्स को लेकर आता हूँ, और निंजा स्पोर्ट्स फेडरेशन में हूँ, वेपन स्पेशलिस्ट हूँ, उसका लाइसेंस है मेरे पास। हम किसी को कट एंड किल के लिए नहीं सिखा रहे हैं, हम उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि एक्चुअल में हमारा धर्म क्या था, हमारा धर्म क्या है, हमारे धर्म पे कितने तरीके के हथियार थे, कितने हैं, और उन पे क्या क्या काम हो सकता है, और क्यों हमारी जो तलवारें हैं वो क्यों इतनी फेमस रही हैं एट दैट टाइम, लाइक पृथ्वीराज चौहान के युद्ध के समय पे, महाराणा प्रताप के युद्ध के समय पे, और भी हरि सिंह नलवा, बप्पा रावल जी बहुत अल्टीमेट वॉरियर्स रहे हैं। लेकिन क्या है कि जैसे आपने बोला कि गांव वाले एक तरफ हो जाते हैं, तो उन सब के लिए मैं एक जवाब देना चाहूँगा कि पांडव द्वापर युग में भी कम थे और कलयुग में भी कम ही होंगे। तो वो 5 थे, मैं अकेला हूँ, और मेरे साथ 4 होंगे जो आपको नहीं दिख रहे होंगे। तो ये लोगों की मानसिकता है कि कोई अच्छा करेगा तो उसकी टांगे खींच के तो दौड़ पड़ेंगे। अजय जी देखो, हम जब शिवरात्रि होती है मंडी में, तो हम देखते हैं कि एक व्यक्ति है, वो टमक लेके आता है, और सबसे आगे जो जलेब चल रही होती है उसमें सबसे देवी देवताओं के बिल्कुल पीछे सबसे आगे वो एक टमक लेके चलता है। ये टमक है क्या, और आपका इससे क्या जुड़ाव है, और कैसे आप इससे जुड़े हुए हैं, ये रहस्य क्या है? अब तक मैं सोच रहा था कि एक अच्छा जो प्रश्न था वो नहीं आया। ये आपके मतलब का है ना? बिल्कुल, क्योंकि ये प्रश्न पूछकर आपने मेरे जो दिल में जो एक खुशी की लहर दौड़ाई है। टमक, जिसके बारे में आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा। मैं जब एंटर हुआ यहाँ आपके पास आया, जी। मैंने देखा बाहर 3 टमक पड़े हैं बड़े बड़े, और ये मैंने शिवरात्रि में भी देखे थे, यही टायर वाले से। इसलिए मेरी जिज्ञासा थी कि मैं इस पे बारे में भी आपसे पूछूं। टमक पे मैंने रिसर्च की है, शिवरात्रि की सम्मारिका में टमक आ चुका है, और ये बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा है, ये मैं आपको अवगत करा देता हूँ इस चीज से। क्योंकि बहुत सारे हिंदू जो नाम के सिर्फ हिंदू हैं, सनातनी नहीं है, सनातनी बन भी नहीं सकते। द रीजन, क्योंकि वो नॉलेज लेना ही नहीं चाहते, सही ज्ञान नहीं चाहते हो। वो लोग भी मेरे खिलाफ हो जाएंगे। द रीजन, क्योंकि वो सही को ना पचाने की क्षमता नहीं रखते हैं। अब मैं बताता हूँ टमक, द ट्रेडिशन ऑफ इंडिया। टमक एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिसको जब मैंने इस पे रिसर्च करना शुरू की, इस पे शोध करना शुरू किया, तो मुझे लगा कि ये भगवान विष्णु जी का ही वाद्य यंत्र है। और भगवान विष्णु जो है ना, वो भगवान शिव की बारात के बहुत मुख्य बाराती रहे हैं, क्योंकि नृत्य में उनको महारत हासिल है, और सिंगिंग, आपका जो गायन है उसमें महारत हासिल है। तो उनसे ज्यादा मजे किसने लिए होंगे उनकी बारात के, कि भगवान शिव की शादी हो रही है और उसमें जो है भगवान विष्णु और उनके गण सब आ रहे हैं और वो डांस कर रहे हैं। तो वैसा ही हम महाशिवरात्रि में भी करते हैं, इसीलिए हम टमक को लगाते हैं। लेकिन टमक के ऊपर मैं आपको बात बता देना चाहता हूँ कि ये जो था, आज की स्थिति में टमक का कहीं भी अगर कोई इवेंट होता है या टमक कहीं बजाया जाता है, तो वहां पर बोला जाता है पीर लखदाता। पीर लखदाता डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है मुगलों को। पीर रिप्रेजेंट टू मुगल सल्तनत, मुगल सत्ता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लखदाता इज नॉट अ लखदाता, इसका नाम है लक्ष्मी नारायण वाद्य यंत्र, जिसका तोड़ मरोड़ के बाद में बना दिया गया लखदाता। बेसिकली उसका असली नाम है पीर सैयद अहमद सुल्तान, और सैयद की उपाधि उसको दी जाती है जो हिंदुओं की बहू बेटियों को सुल्तानों के आगे बेचता था। चाहे तो आप इसको गूगल कर सकते हैं, गूगल से बड़ा गुरु कोई नहीं है, मैं तो हूं भी नहीं। और दूसरी बात, हिमाचल में शर्म आती है मुझे कि देवभूमि हिमाचल में इसका एक बहुत बड़ा मंदिर है उन्ना में, जो कि पीर लखदाता के नाम से फेमस है। और लोग बोलते हैं कि वहां पर ऐसा होता है वैसा होता है, वहां पर बच्चे दिए जाते हैं, अगर किसी के बच्चे नहीं हो तो फिर शिमशा माता कौन है? बहुत सारे मंदिर हैं हिमाचल में। यानी कि फिर मैं ये समझ लूं कि जो गलत हो रहा है उसको मान लूं, या जो सही या सही हो सकता है उसको मैं उसके ऊपर शोध करूं, उसको मैं आपको बताऊं। क्योंकि मेरी रिसर्च तो ये बोलती है कि भगवान श्री कृष्ण जब बाल्यावस्था में थे, बाल्यकाल में थे, उनको उनके सगे मामा कंस ने खूनी हाथी भेजा था मारने के लिए, और एक खूनी भैंसा। तो भगवान श्री कृष्ण ने उस खूनी हाथी के दांत उखाड़ दिए थे
युद्ध करते हुए उसको मार दिया था और उसके दांत उखाड़ कर उस खूनी भैंसे को फाड़ कर उसका एक टमक, एक वाद्य यंत्र बनाया जिसको बजाया और तीनों लोग हिल गए थे। तो तब ब्रह्मा विष्णु महेश सब आए थे, तो उन्होंने उनको रोका था क्योंकि वो एग्रेशन में थे कि मेरे सगे मामा ने मुझे मारने के लिए खूनी हाथी भेजा है। और उनसे बड़ा वादक कोई नहीं है पूरी दुनिया में इसका। इवन उन्हीं का आशीर्वाद है कि मैं भी थोड़ा बहुत इसका वादन कर लेता हूँ। और इसके अलावा भी मैं आपको बताता हूँ, भगवान शिव से भी इसका नाता है। भगवान शिव जब पहली बार जलमग्न करने निकले थे धरती को, जब उन्होंने पहली बार जलमग्न किया था तो इसी का वादन किया था। अगर आप सही ढंग से देखेंगे, भगवान शिव ने इस पे फिर क्या किया, एडवांसमेंट की, इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाया। एक टमक के पीछे दूसरा टमक लगाया और उसी का डमरू बनाया, उसी का वादन किया। अब जब वो शिव तांडव करते हैं या जब वो जलमग्न करते हैं धरती को, तो डमरू का वादन करते हैं, यानी कि टमक, दो टमक जब मिलके बनते हैं तो वो डमरू का रूप लेते हैं। और इसके अलग अलग नाम है, भारत के अलग अलग जगहों में इसका, पहाड़ों में नाम है बम, बाम, हिमाचल में हम बोलते हैं इसको टमक लोअर एरिया में। उसके बाद मैं आपको बता दूं, राजस्थान में इसको टामक बोलते हैं और साउथ इंडिया में इसको भिंदल, संथाली। और युद्ध भूमि में ये एक्चुअली, और एक इसकी खासियत बताता हूँ, ये जो वाद्य यंत्र है ये युद्ध भूमि और शुद्ध भूमि के लिए वादन करने वाला सबसे अहम वाद्य यंत्र है। इसके बगैर कोई देवी देवता नहीं चलता। और युद्ध भूमि इसका नाम है रणधूरी, क्योंकि इसको बजाया जाता था। पृथ्वीराज चौहान जब युद्ध करने गए तब इसका वादन हुआ है, महाराणा प्रताप जब युद्ध करने गए तब इसका वादन हुआ है। भगवान राम, त्रेता युग में तो कोई मुगल नहीं था, भगवान राम जब माँ सीता को लाने के लिए गए थे तो युद्ध से पहले उन्होंने इसका वादन किया था। उसके बाद नगाड़े बजाए जाते थे। तो टमक, सबसे पहले टमक बजता है, फिर नगाड़े, फिर नगाड़े, फिर उसके बाद रणसिंगा जो होता है वो टमक के साथ भी बजाया जाता है। टमक, उसको रणभेरी भी बोलते हैं और रणसिंगा भी बोलते हैं कि। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, भगवान श्री कृष्ण ने भी भीम से इसका वादन करवाया था उस वक्त जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, तो भीम बलशाली था। अब मैं बात करता हूँ पीर लखदाता की। क्या लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो कितनी गलतियां कर रहे हैं? क्या उनको अपने कुल देवी देवताओं पे भरोसा नहीं है? जो किसी, मैं तो इससे अच्छा तो मैं मुस्लिम मुस्लिम मुगल मुगल लोगों को समझता हूँ, मुस्लिमों को समझता हूँ कि कम से कम वो कट्टर तो है अपने धर्म के लिए। क्या हमारे लोग कट्टर नहीं है अपने धर्म के लिए? क्या वो समझ नहीं सकते कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं? आप कुश्तियां देखो, कुश्तियां जब होती है तो टमक को जब जहां रखा जाता है तो पीर लखदाता के नाम से जो कुश्ती होगी उसका जो वहां पर फेरी लगाई जाती है वो उल्टी लगाई जाती है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। जबकि सनातन में मरने के बाद ही एंटी क्लॉकवाइज लगाया जाता है और जो जीवित है उसमें हम क्लॉकवाइज लगाते हैं। और जब हम अच्छा कोई काम कर रहे हैं, मंदिर का फेरा लगा रहे हैं, तो उसमें भी हम क्लॉकवाइज ही लगाते हैं। हमारा सीधा हाथ अंदर की तरफ होना चाहिए, क्लॉकवाइज लगाते हैं, सॉरी। तो आप खुद सोचिए, अब आप खुद अपने दिमाग पे जोर डाल सकते हैं, जो भी मेरी इस बात को सुन रहे हैं, कि क्या मैं गलत हूँ या आप सही हैं। आप जो कह रहे हैं कि जो पीर लखदाता वाली जो बात है उसके संदर्भ में आप इसको जोड़ रहे हैं टमक को। डेफिनेटली 450 साल पहले तो आए, उससे पहले त्रेता युग से चलता आ रहा है और हमने अपने वाद्य यंत्र को किसी और के नाम पे थोप दिया। और क्यों? अगर आप साउथ इंडिया में जाएंगे, दक्षिण में जितनी भी कुश्तियां होती हैं, भगवान लक्ष्मी नारायण, उन्होंने कहा क्लेम कर लिया टमक हमारा? उन्होंने क्लेम नहीं किया, लेकिन एक क्लेम्ड ही है। बहुत बड़ी साजिश हुई थी मुगल सत्ता के समय पे कि इसके मंदिर जब बनाए जाते हैं पीर लखदाता के, तो उनके ऊपर हरा रंग लगाया जाता है। मंदिर बनते हैं इनकी मस्जिद है बेसिकली। वो बोलते हैं कि पीर लखदाता का मंदिर, लेकिन मैं उसको मजार मानता हूँ, क्योंकि जब आप जाएंगे उसके अंदर देखेंगे तो एक मजार बनाई होती है और सेम वही प्रोसेस उसमें फॉलो होता है जो कि मस्जिदों में होता है, जो कि मजारों के सामने होता है। कपड़ा डाला जाता है, उसके ऊपर फूल चढ़ाए जाते हैं, सेम। और आपको नहीं पता कि आप जो है किसी मुर्दे की पूजा कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि इस पे होना चाहिए, क्योंकि ये गलत है। और मैं अपने समाज को जो है जागरूक करना चाहता हूँ कि कम से कम तो समझिए कि हम क्या गलत कर रहे हैं, हमारे नाक के नीचे से क्या गलत हो रहा है। तो इतनी सी रिसर्च है मेरी टमक के ऊपर। टमक एक ऐसा वाद्य यंत्र है, इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है, इसीलिए हम कभी भी इसको उल्टा नहीं रखते हैं। और जब इसकी कुश्ती होती है पीर लखदाता के नाम से, तो आपने देखना कि इसको उल्टा डाला जाता है नीचे, फिर इसके ऊपर धूप लगाया जाता है। और इसके सामने पीर लखदाता के हिसाब से बोलते हैं कि इसके सामने घंटी नहीं बजाई जाती, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि घंटी अगर कांसे की बनी है तो उससे आप सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ा सकते हैं। शंख नहीं बजाया जाता बोला इसके साथ, जबकि शंख से जो है हमारा जो वायुमंडल है वो शुद्ध होता है उसकी ध्वनि से। और ये भगवान श्री कृष्ण से तो पहले से ही रखते हैं मलीच जो भी हैं। तो ये डायरेक्टली मैं बोलना चाहूँगा कि हम गलत ट्रैक पे थे
और अब समय आ गया है सही ट्रैक पे आने का। अगर आप सनातन को मानते हैं, नहीं मानते हैं तो फिर सेकुलर तो हिंदू बहुत हैं फिर भारत में, वो नहीं मानेंगे मेरी बात को, वो अपने नए प्रूफ ला के दे देंगे मुझे। अजय जी, आप बड़े सनातन की बातें करते हैं और इन जो ज़्यादा हिंदुत्व की आप बात करते हैं और मुद्दे उठाते हैं, कहीं ना कहीं आपको एक व्यक्तिगत पार्टी से जोड़ के भी लोग देखते हैं और उसमें एक जो अफसरशाही है वो तो ज़्यादा जोड़ के आपको देखती है। मुझे याद है एक मुद्दा, जो जितना मैं आपको जानता हूँ, रामपुर के किसी एसडीएम के साथ भी आपका इसी बात को लेकर विवाद हुआ था। अब मैं चाहूँगा कि मैं अपने मुंह से कुछ ना बोलूँ और आप बताएं कि वो क्या मुद्दा था। फिर से मैं आपको वही बोलूँगा, नाम नहीं लूँगा, लेकिन एसडीएम साहब के ऑफिस से मुझे कॉल आती है रामपुर में जी। ये कब, कौन से और सन की बात है? ये लवी मेले की प्रस्तुति के बारे में था। तो बाकी भी आप छोड़िए कि कौन से सन और सदी की बात है या कौन सी ईयर की बात है। हालांकि ये समझ लीजिए हाल ही की बात हो सकती है कि अगर आपको कुछ समय से मेरे प्रोग्राम नहीं दिख रहे होंगे किसी स्टेज में, तो समझ लेना कुछ ना कुछ तो कुछ घटना हुई होगी। गड़बड़ है। तो उन्होंने बोला कि बाकी तो सब ठीक है, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है नो डाउट, लेकिन आपको दो चीज़ें नहीं बोलनी है। मैंने कहा क्या? बोला जय श्री राम और वंदे मातरम। तो हालांकि मैं जब मंच पे जाता हूँ तो मैं बोलता हूँ जय श्री राम हर हर महादेव, और जब क्लोजिंग होती है तो भारत माता की जय और वंदे मातरम बोलता हूँ। तो देवभूमि जैसे प्रदेश में, और यहाँ पर तो देखिए भगवान राम जी की मतलब एक अनूठी परंपरा निभाई जाती है कि दशहरा जो है उनके नाम पे मनाया जाता है, और जितने भी देवी देवता हैं उन्हीं के नाम पे तो सारे मेले होते हैं। तो आपको ये कहा गया कि आप अपनी प्रस्तुति के बाद और पहले जय श्री राम नहीं बोलेंगे? जी। भारत माता की जय के लिए बोला था? नहीं, भारत नहीं। माता की जय और हर हर महादेव के लिए नहीं बोला, जो नहीं बोला वो नहीं बोला है। जय श्री राम और वंदे मातरम के लिए। वंदे मातरम। अच्छा, ये दोनों चीजें आपको हाँ, मना की उन्होंने गई। डायरेक्टली मेरे को रिप्रेजेंट किया और मतलब ये मेरे पे टैग लगा दिया कि आप जो है भारतीय जनता पार्टी को या किसी पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो लोगों को इसलिए बोलता हूँ जय श्री राम, मैं बता देना चाहता हूँ क्योंकि भगवान श्री राम से बड़ा धनुर्धर आज तक पूरे विश्व में कोई नहीं है। क्योंकि मैं आर्चरी के ऊपर काम कर रहा हूँ, निंजा में हमें आर्चरी के ऊपर काम करना पड़ता है, तो उनसे बड़ा धनुर्धर तो कोई भी नहीं है। तो अगर मैं सबसे बड़े धनुर्धर का अगर नाम ले रहा हूँ और जय श्री राम बोल रहा हूँ तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। होनी भी नहीं चाहिए। देखिए, अब देखिए, ये मैंने काफी लोगों के इंटरव्यूज लिए हैं और मैं विक्रमादित्य का भी, जो अपने हाँ खुद बोलते हैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है, वो तो अपनी हर पोस्ट पे जी। जय श्री राम लिखते हैं और हर इंटरव्यू में कभी भी जहां पे भी उनका मन करता है स्टेज से भी वो काफी बार जय श्री राम बोलते हैं। मैंने उनसे भी पूछा था कि मैंने कहा आपको कहीं ना कहीं लोग बोलते हैं कि आपकी जो, आप कहीं बीजेपी बैक तो नहीं है, कहीं बीजेपी में तो नहीं जा रहे हैं? तो वो कहते हैं राम तो सबके हैं, बिल्कुल, बिल्कुल उसे पार्टी से क्यों जोड़ना है? बिल्कुल। तो अगर आपको किसी अफसर ने ये वाली बात कही है तो निश्चित तौर पे ये एक विचार का विषय है और एक गंभीर विषय है। मैं पर्सनली विक्रमादित्य जी से मिलकर इस बात को करना चाहता था, लेकिन न समय मिला, और जब मिला उनके साथ तो ये बात मैं आपको नहीं कर करनी पाया। चाहिए ये बात। मैं डेफिनेटली मैं करना चाहूंगा और मैं इंतजार कर रहा हूँ। क्योंकि इस तरह अफसरों को इस तरह की बातें मेरे ख्याल नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो ये सोचते हैं ना, उनको एक्चुअली कुछ अफसरों को ना चाटुकारिता और चमचागिरी की आदत है। वही जब एसटीएम का भी मुद्दा हुआ ना, उनको भी यही आदत थी जहां तक मैं समझता हूँ। तो मैं वो नहीं करने वाला। उनको करनी है किसी की तो करते रहें, बिकॉज ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ मैं तब चलता हूँ जब वो चरम सीमा पर आ जाती है या तानाशाही पर आ जाती है या घमंड पे आ जाती है। अदरवाइज मैं किसी को कुछ नहीं बोलता। बहुत सारे IAS, IPS, HS मुझे सपोर्ट करते हैं। कम से कम 10 से 15 STM मुझे मतलब कंधे से कंधे मिला के सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ समाज के लिए। वो समझते हैं कि मैं अच्छा मैसेज दे रहा हूँ समाज के लिए। वो समझते हैं, जैसे कि टमक की हमने बात की, टमक सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ाता है मंडी में, मांडव नगरी में, और उसी के लिए मैंने बनाया खुद अपने पैसों से। कुछ लोगों ने अभी हाल ही में हमारे टमक के प्रोजेक्ट के लिए मदद की। लक्ष्मी ग्लास हाउस के ओनर हैं हमारे रोशन लाल जी, उन्होंने उसमें एक ऐसा स्टैंड बना के दिया जो आज तक पूरे वर्ल्ड में नहीं बना है। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? क्योंकि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, इसलिए अच्छे अच्छे लोग जुड़ के उसमें सहयोग दे रहे हैं। तो उसके बाद मैं आपको बात बताऊं कि टमक अगर नहीं होगा ना तो कोई देवी देवता चल ही नहीं सकता, क्योंकि ये आपके वातावरण को शुद्ध करेगा। आपके जैसे देवता किसी पहाड़ी के ऊपर पहुंचता है और आगे वाली पहाड़ी पे जाना है, तो इस पहाड़ी के छोर पर वो बजेगा टमक या बम या बाम जो भी है, तो उसके साउंड से जहां तक उसका साउंड जाता है वहां तक वो धरती शुद्ध हो जाती है, वो भूमि शुद्ध हो जाती है। फिर उसमें देवता वहां पहुंचता है, फिर उसके आगे उसका वादन होता है, तब जाके चलता है। और लोगों को इस चीज का ज्ञान ही नहीं है।
मैंने टमक बनाया मांडव नगरी के लिए, मैंने बनाया अपनी तुंगल घाटी के लिए। आज तुंगल घाटी की आपने बोला ना कि लोग मेरी मतलब कंट्रोवर्सी में रहता हूँ और वो मेरे खिलाफ रहते हैं। अरे आप लोगों के लिए ही बनाया है। अगर आप लोग मंडी मांडव नगरी में जाते हैं, मांडव नगरी में शिवरात्रि हमारा आंगन है, उसमें आप लोगों को बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। लोग बोलते हैं मैं सनातन की आड़ पर, जैसे आपने बोला था कि मैं पैसा खाता हूँ। अरे 2000 से ज्यादा कुंडलियां मैंने नहीं बोला था, जी ये लोग बोलते हैं जी आपको। जी बिल्कुल। जो आपके पास लोगों की जो मेरे को जी, शिकायत मेरे पास आई, वो लोग कहते हैं कि जी ये जितने प्रोग्राम्स कर रहे हैं इनसे काफी बड़ा अमाउंट इनको इकट्ठा होता है, बच्चों पर तो थोड़ा सा खर्च करता है, बाकी जो ये इसका गुजारा चल रहा है ये यहीं से पैसे खा के चल रहा है। अब मैंने कहा यार जरा जानते हैं कि वैसे इतने लोगों को, जो आदमी ये क्लेम करता है कि मैं इतने बच्चों को शिक्षा दे रहा हूँ, पाल रहा हूँ, अडॉप्ट किया है, उनको सिखाता हूँ, सनातन की सारे शिक्षा देता हूँ, तो वाकई में ये बातें सही हैं या ये होता है ना कि बिल्कुल बिल्कुल छोटी जगह पे लोग आपसे घृणा भी रखते हैं? अब मैं आपको एक पते की बात बताता हूँ कि शायद उन लोगों के मुंह बंद भी हो जाएंगे इसके बाद। मैं पहला आदमी हूँ जिसने शिवरात्रि में टमक के सामने एक पैसों के लिए टोकरी रखी जाती है उसको बंद कर दिया था। अच्छा। हाँ, और वो शुरुआत मैंने पिछले साल भी की थी। पिछले साल काफ़ी हद तक मैं सफल नहीं रहा था, लोगों ने 2-3 हज़ार रुपये चढ़ाए थे उसमें। इस साल पहली जलेब में हमें जो इस बार अर्निंग हुई वो हुई 11 रुपये, क्योंकि सबसे बड़ी बात है मैं बाहर के किसी आदमी को उसका वादन करने देता नहीं। शराब भी उसमें मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करता, क्योंकि शराब में मैं नशे के बिल्कुल खिलाफ हूँ। और पैसा देने वाली तो टोली वही रहती है जो शराब पी के बजाने के लिए खुश रहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। और आप देख सकते हैं कि उस टोकरी को ही बंद कर दिया मैंने। तो इससे बड़ा और क्या प्रूफ चाहिए कि सनातन धर्म पे मैं खा रहा हूँ? मेरे को तो बड़ी टोकरी रखनी चाहिए ना अगर मैं सनातन धर्म के नाम पे खा रहा हूँ, या मैंने टमक इसलिए लगाया कि मेरे को कमाई करनी है उससे। और रही बात सनातन धर्म के नाम पे खाने की, तो 2200 से ज़्यादा कुंडलियाँ मैं निःशुल्क देख चुका हूँ अब तक। बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे लोगों के मैं काम कर रहा हूँ। मैं काफ़ी देर से, अब देखिए इस पॉडकास्ट को चलते काफ़ी समय हो गया जी। मैं काफ़ी देर ये सोच रहा हूँ कि अगर आप कहीं से भी पैसा नहीं ले रहे हैं और सिर्फ आप जो बच्चों की प्रस्तुतियाँ हैं उन्हीं पर निर्भर हैं, और वो प्रस्तुतियाँ भी देखिए मेलों के दौरान ही होती हैं, और मेले भी सारा साल नहीं होते हैं। अगर आप पूरे हिमाचल की बात करें तो मेलों का भी लिमिटेड पीरियड है, 2-3 महीने समर्स में होते हैं, 2-3 महीने विंटर्स में होते हैं, ठीक है। तो फिर आपका गुजारा कैसा चल रहा है? ये इतना सामान मैं देख रहा हूँ, आपका रहना खाना पीना सब इतना बढ़िया है, ये इससे अकेले से तो नहीं हो सकता अजय जी। देखिए दाल में कुछ काला तो है। हाँ बिल्कुल, वही मैं कालापन अब आपको दिखा देता हूँ कि मैं इससे पहले बॉलीवुड में था और मैंने दिया चडवाल को ट्रेनिंग दी है, जो जॉन अब्राहम के साथ रही है रॉकी हैंडसम मूवी में। ऐसे ऐसे मतलब बहुत सारे लोगों के साथ मैंने काम किया है। मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी है? डेफिनेटली। अच्छा। और काफ़ी अच्छा पैसा मैं वहाँ पर अर्न करता था। फिर जब मैंने उसको छोड़ा वहाँ से, तो जो बजट था उसका, मैं उस बजट से मैंने सारा सामान खरीदा। जब मैं बॉलीवुड में था, काफ़ी पैसा अर्न करने के बाद मैं TCF में मैं मेन कोच था, टोटल कॉम्बैट फिटनेस में, अंडर बाला शेट्टी जो UFC के लिए अपनी टीम तैयार कर रहे हैं, और उससे पहले फाइटर भी हैं खुद। और उसके अलावा कुकू कोहली जी का नाम सबने सुना है कि उन्होंने, वो बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, उन्होंने अजय देवगन को लॉन्च किया है, अक्षय कुमार को लॉन्च किया है। उनके जो बेस्ट डायरेक्टर हैं ललित बिष्ट जी, वो मेरे गुरु हैं। तो काफ़ी हमने पैसा अर्न किया वहाँ से। तो फिर क्यों आ गए आप बॉलीवुड, इतना अच्छा करियर छोड़ के? एक्चुअल में कुछ घरेलू समस्याएं थी जिनकी वजह से मुझे आना पड़ा, और दूसरी बात ये थी कि मैं दूध के लिए तरस गया था। वहाँ पर दूध नहीं मिल रहा था, वहाँ पर नशा सबसे ज़्यादा होता है। तो मेरे पास 2 ही ऑप्शन थी, या तो घर वापसी या वहाँ पर नशे को एक्सेप्ट करता है। बॉम्बे छोड़ के कौन आता है जय जी, जब आप इतने एस्टैब्लिश थे? नहीं, आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, ऐसा नहीं है। और फिर ज़्यादा लास्ट टाइम पे मैं इसलिए आया था क्योंकि कोरोना आ गया था। तो कोरोना के बाद मैं वापस भी नहीं गया हूँ, ट्रूली आपको बता रहा हूँ। कोरोना के आसपास ही मैं वापस आया था। अजय जी मुझे इस बात का बताइए जो मैं काफ़ी देर से पूछना चाह रहा हूँ लेकिन भूल जा रहा हूँ। लोगों का मानना है, जो यहाँ के विशेष तौर पर जो आपको लोग जानते हैं, जिन्होंने मुझे ये सूचना दी है, कि अजय ठाकुर से ये ज़रूर पूछिए कि इस बात पे कितनी सच्चाई है कि आपके पास जादुई शक्तियाँ हैं, और उन शक्तियों का प्रयोग आप या दूसरे को वश करने में करते हैं या अपने शत्रुओं का विनाश करने में करते हैं। अब मुझे इस मामले में आप बताइए, इसमें कितनी सच्चाई है। मैं अब आपके, जब मैं दोबारा उसी बात पर आऊँगा, जब मैं घर आपके देख रहा था, तो यहाँ कई चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें देख के मैं भी हैरान हूँ, ये क्यों रखी गई हैं, इतनी ज़्यादा मात्रा में क्यों रखी गई हैं। गदा पड़ी हैं, मोर पंख पड़े हैं, पासे पड़े हैं, ग्रंथ पड़े हैं, ये है, ये सब चीज़ें वाकई में विचलित करने वाली हैं। ये तो मेरे लिए भी सोचने का विषय है कि लोग ऐसा क्यों सोचते हैं। आपने
इतनी सी जो स्टडी की है, जो लोगों ने आपको बताया है, इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ ऐड करवा देता हूँ। लोग कई बोलते हैं कि इसके पास ना सम्मोहन विद्या है, और लोग बोलते हैं कि ये जो तिलक है ये सम्मोहित करने वाला है। तो अगर मैं सम्मोहन करता हूँ तो मेरे दुश्मन क्यों है? मैं कंट्रोवर्सी में क्यों हूँ? मैं जाऊँगा हरेश टीम के पास, बैठूंगा, उसको सम्मोहित करूंगा, उसको बोलूंगा 1 लाख रुपए दे दे, वो मेरे को प्रोग्राम देगा, मैं प्रोग्राम कर लूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सनातन को अगर मैं मानता हूँ, मैं सबकी बात करता हूँ, तो तिलक लगाना हमारा धर्म है। धर्म। आज्ञा चक्र को अगर आपको कंट्रोल करना है, आपको अपने बुद्ध को ठीक करना है, तो चंदन का टीका आप अपने अनामिका उंगली से लगाएं अपने माथे पे। आपको विजय प्राप्ति के लिए लगाना है तो आप अंगूठा इस्तेमाल करते हैं। आपको तरक्की के लिए लगाना है, या आपको अपनी मान और प्रतिष्ठा को बढ़ाना है, तो उसके लिए आप अपनी आकाश, अपनी मध्यम उंगली का इस्तेमाल करेंगे। तो लोगों को ज्ञान की कमी है, और जिसको ज्ञान की कमी है वो भ्रमित है। अगर मैं बोलूं कि मैं आपकी समस्याओं का समाधान कर दूंगा, तो लोग आएंगे, पाँव को हाथ लगाएंगे, पंडित कह के मुझे संबोधित करेंगे, और ऊपर से 5-5 हज़ार रुपये भी दे के जाएंगे। और जिसका गलती से काम बन गया वो 10 हज़ार रुपये दे के जाएगा। तो ये सब सिर्फ बेतुकी बातें हैं। हाँ, मेरे पास पासे हैं, मैं ये बोल सकता हूँ कि उसके ऊपर मेरी स्टडी है, और वो पासे मैं कंपेयर कर सकता हूँ कि शकुनी मामा के पासों से बेटर है, क्योंकि उन्होंने महाभारत करवाया था, और मैं महाभारत को रोकूंगा। होगा जरूर, युद्ध ही अंत है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था। धर्मयुद्ध और कर्मयुद्ध की अगर मैं बात करूं तो मैं उसी का योद्धा हूं, कि अगर धर्मयुद्ध पे नहीं उतरोगे, और अगर तुमने अपने आप को इसका हिस्सा नहीं बनाया, तो तुम कायर हो और तुम पाप के भागीदार हो। यानी कि तुम पाप स्वयं अपने ऊपर ले लोगे अगर धर्मयुद्ध के लिए तुम नहीं लड़ते हो। तो मैं लड़ना चाहूँगा इस धर्मयुद्ध को। मैं सही के साथ हूँ और गलत के खिलाफ हूँ। जादू शक्तियाँ अजय के नहीं पास नहीं नहीं, मैं यंत्र और मंत्र के बारे में जानता हूँ। तंत्र के बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं है। मुझे पता है कि तंत्र क्या है, लेकिन तंत्र के ऊपर मैं कोई स्टडी नहीं करता। हालांकि काफ़ी ऑफर्स रहते हैं मेरे पास कि आप बहुत अच्छे तांत्रिक बन सकते हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि मैं डरता नहीं हूँ। तो तंत्र वही सीख सकता है ना जो डरता नहीं है। बिल्कुल। लेकिन मुझे पता है कि ये सही रास्ता नहीं है। मैंने पहले भी बोला कि ये शॉर्टकट मेथड है कलयुग में किसी के खिलाफ काम करना। तो मैं अपने दुश्मनों को कब का मार चुका होता। अगर मैं उस लेवल का अगर आदमी होता तो फिर अब तक तो कई लोग जिंदा ही नहीं होते। मैं शांति से समझने वाला और सुलझाने वाला व्यक्ति हूँ। और दूसरी बात, इतने सारे बच्चों को अडॉप्ट करने के बाद उनके साथ काम करता हूँ तो प्यार से और शांति से ही तो करता हूँ। बच्चे मेरे साथ क्यों रुकेंगे अगर मैं उस लेवल का आदमी हूँ। और बहुत सारे बच्चों को मैं अपनी क्लास से निकाल देता हूँ। बहुत सारे कई माता पिता ऐसे भी हैं जो मेरे से नाराज़ रहते हैं कि हमारे बच्चों को क्यों निकाल दिया। तो उनको सम्मोहित कर देता मैं शक्तियों से उनको मनमोहित कर देता, सम्मोहित कर देता हूँ। मेरे बारे में बोलते ही ना। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो बेतुकी और झूठी हैं। तो ये जो पासे देखते हैं जो आपने एग्री किया खुद, और आप कहते हैं जो शकुनी मामा से भी बेहतर है, आपको विश्वास है। मैं तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, इसमें मैं किसी को प्रमाण नहीं दूंगा, लेकिन इतना जरूर बता देता हूँ कि इसमें गणना का बहुत ज़्यादा महत्व है। क्योंकि पासों के अंदर कुछ अंक होते हैं, 1 2 3 1 2 क्या 4 होते हैं, 6 होते हैं, 7 होते हैं, 5 होते हैं। उसमें गणना होती है कि आपको इतना आता है तो इसके हिसाब से। तो मेरे पास, मैं शकुनी मामा से बेटर इसलिए बोलता हूँ कि शकुनी मामा के पास सिर्फ वो पासे 2 ही थे, और मेरे पास टोटल 11 जोड़ियाँ हैं। और उनमें से मैंने कुछ आपको शो भी की ऑफ द रिकॉर्ड कि इनसे क्या कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ पासे ऐसे हैं जिनको मैं शो नहीं करता। वो हम किसी इमरजेंसी के लिए ही रखते हैं। और जब कोई ख़तरनाक वाली कोई हमारे सामने ऐसी घटना आ जाती है जिसके लिए हमें उसको चलाना पड़े, तब हम उनको निकालते हैं। और ये पासे पांडुलिपि से ज़्यादा रिलेशन रखते हैं। अगर पांडुलिपि के बारे में आपको पता होगा, पांडुलिपि चौपाल में एक पांडे जी हैं, उनके पास है। और वो रिज में भी कई बार अपनी पांडुलिपि रखते हैं। और एक हड्डी का पासा है उनके पास, वो सब कुछ बताता है। तो भी लोगों के बारे में उनको बताते हैं। उत्तराखंड में भी ऐसी बातें क्या ऐसे प्रमाण हैं जो काम करते हैं, उनके पास भी पांडुलिपि है। तो उसके अलावा मैं इस पर रिसर्च कर रहा था, काफ़ी आगे पहुंचा हूँ। काफ़ी लोगों का मैंने समाधान भी किया इससे, काफ़ी लोगों को ठीक भी किया। और सब गणना के ऊपर है, कोई बड़ा इसके लिए तंत्र सीखने की ज़रूरत नहीं है। अजय जी, सुबह जब मेरी आपसे बातचीत हो रही थी तो मुझे ये भी पता चला था कि आपको अमेरिका से भी ऑफर्स हैं बड़े अच्छे। तो जब आपको इतना अच्छा ऑफर है अमेरिका में, आपको ट्रेनर के एज अ ट्रेनर बुला रहे हैं, तो क्यों आप अपना समय यहाँ खराब कर रहे हैं?
यहाँ तो अगर आपको मौका मिलेगा तो आप ठोक ठोकाई करेंगे, बेहतर है आप अमेरिका जाके ठोक ठोकाई करें। बहुत 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 धन्यवाद आपका इसके लिए। बेसिकली बात ठोक ठोकाई की नहीं है, बात ये है कि मुझे अपने राष्ट्र से प्यार है। और जो लोग अमेरिका में हैं, मैं जल्दी आपको वीडियोस लॉन्च कर दूंगा, आपको मिल जाएगी आपके इसमें, मैं पॉडकास्ट में भी वो वीडियो दूंगा। मैं शोशेबाजी नहीं करना चाहता। मेरे पास 100 GB से ज़्यादा मटेरियल है जो अभी तक मैंने पब्लिश नहीं किया है। क्यों? क्योंकि मुझे ना शोशेबाजी पसंद नहीं है। सुंदरनगर के फेयर में मेरा प्रोग्राम हुआ है, मैंने वो भी नहीं डाला है। और अभी मैंने एक इवेंट किया है अपना, उस इवेंट की मैंने कोई फुटेज नहीं डाली है। और वो इवेंट नशा मुक्ति, नारी शक्तिकरण, सनातन संस्कृति संरक्षण और देशभक्ति के ऊपर था। तो मैं शोशेबाजी पसंद नहीं करता और मुझे अपने राष्ट्र से प्यार है, इसीलिए मैं अपने देश को छोड़ना नहीं चाहता। क्योंकि भारत ना बहुत अच्छा देश है। जब हमारा अखंड राष्ट्र था ना, तो ये सोने की चिड़िया थी, आज भी है, लेकिन हम इसको संभाल नहीं पा रहे हैं, हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं, हम इसको सहेज नहीं पा रहे हैं, अपनी संस्कृति को नहीं सहेज पा रहे हैं। कोई मुझे नहीं समझ पा रहा है, जो सही करने वाला होता है उसकी टांगे खींचने में लोग जुट जाते हैं। तो बस इतनी सी बात है कि अपने राष्ट्र से प्यार है, इसलिए नहीं जा रहा हूँ। और किसी को कोई डाउट है तो उनके डाउट। पर कभी आपने अपने बारे में सोचा है, आत्मचिंतन आपने किया अपने बारे में? आपने इतनी ज़्यादा चीज़ों में महारत हासिल कर ली है और ज्ञान का आप इतना ज़्यादा भंडार है, कितनी चीज़ों पे आप रिसर्च कर रहे हैं और करते जा रहे हैं। घमंड नहीं आ गए कहीं ना कहीं अजय को? घमंडी हो गया अजय ठाकुर? इसके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा जवाब है कि राहत इंदौरी साहब ने बड़ा खूब लिखा है कि हादसा हो के बाजार में आ गया, जो नहीं हुआ वो अखबार में आ गया। तो मेरे साथ हुआ ही ऐसा। तो शहर में आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऑल ओवर हिमाचल आ गया। तो हिमाचल एक बहुत अच्छा प्रदेश और शहर है कि हादसा हो के बाजार में आया हर बार, और जो नहीं हुआ वो अखबार में आता रहा हर बार। तो मेरे साथ जितने भी हादसे हुए वो हुए कुछ और रीजन से। बाद में मैं सही भी प्रूव हुआ, लेकिन समय लगा बिकॉज सच्चाई की जीत होती है, लेकिन समय जरूर लगता है। तो चलिए हम इसको ज्यादा नहीं खींचेंगे। बिल्कुल, हमें मालूम है कि अजय, आप ये कहते हैं कि अजय इज मिसरेड, उसे गलत पढ़ा गया है, वो वैसा नहीं है। और शायद हमारे पॉडकास्ट का मतलब भी, मकसद भी आज कहीं ना कहीं ये है कि हम आपकी एक दूसरी छवि भी लोगों को दिखाना चाहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इस बात पे एग्री भी करना पड़ेगा कि आप जो है गुस्से वाले इंसान हैं और गुस्से में आप अपना आपा खो देते हैं और ऐसे शब्द मुंह से निकाल देते हैं जिनकी आवश्यकता नहीं होती। मैं इस बात की क्लैरिटी दे देता हूँ, मैं सही के लिए सही और गलत के लिए गलत हूँ। देखिए वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जी। जिसके लिए आप गलत, आप सही होंगे, हो सकता है दूसरे की नजर में वो गलत हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेहतर यही होता है कि अगर आपने आगे बढ़ना है तो कहीं ना कहीं आपको अपने शब्दों का प्रयोग सोच समझ के करना ही चाहिए, और एटलीस्ट जब पब्लिक के सामने हो। बहुत अच्छी हमारी वार्तालाप हुई, कई चीज़ें हमने आपके लिए जानी, ऐसी अनकही बातें आपने सुनाई जो शायद अभी बड़े कम लोग जानते हैं। जो आपको ठीक सही से जानते हैं वो तो जानते थे, जो अभी आपको नहीं जानते हैं मुझे लगता है कि इस पॉडकास्ट के जरिए वो भी आपको जान जाएंगे। जो आपको गलत जानते और पहचानते हैं, मुझे लगता है इस पॉडकास्ट के बाद उन पर भी कोई एक पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, और ज़रूर आएगा। इंसान गलत नहीं होता, देखने वालों की नज़र गलत हो जाती है कई बार, तो वो गलत फहमियाँ भी मुझे लगता है कि अब दूर होंगी। मैं आखिर में सिर्फ आपका, जो मैंने आपको जज किया है वो यही है कि एक गुलदस्ते में पड़ा हुआ, एक गमले में पड़ा हुआ आप एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें विभिन्न तरह के फूल हैं। अब आपकी मर्जी है, आपने फूलों को देखना है या उन फूलों के साथ लगे किसी कांटे को देखना है। इस पॉडकास्ट के लिए मैं अपने दर्शकों को देखने के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अगले पॉडकास्ट में फिर आपसे मुलाकात होगी, बस यूं ही।